मेवाड़ की पावन भूमि से मैं हमारे सीसीएम एवं डायरेक्टर्स कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय सतीश जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शक्ति एवं भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से आदरणीय रघुवीर जी पूनिया साहब जिनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने एक छोटी सी विनती पर सहज भाव से कहा कि आपकी कन्वीनियंट समय के अनुसार आप चित्तौड़ के लिए मुझे चाहे प्रत्यक्ष बुला सकते हैं, चाहे वर्चुअल माध्यम से, जैसा भी कन्वीनियंट हो। आप 17 तारीख को मेरा प्रोग्राम चित्तौड़ के लिए दिया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम इस सेमिनार को प्रत्यक्ष तो आयोजित नहीं कर सके, लेकिन इसको हम वर्चुअल मोड पर आदरणीय पुनिया साहब को चित्तौड़गढ़ के मेंबर्स से रूबरू कराकर इनके ज्ञान से हम लाभान्वित होने जा रहे हैं। संसाधनों की कमी, जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है। और ये बात सही है कि सरकार ने एक साल में कोई मैं इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों से भी निवेदन करूंगा कि आदरणीय रघुवीर जी पूनिया साहब बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में, जैसे अपनी मेवाड़ी और मारवाड़ी भाषा से ओतप्रोत का उद्बोधन रहता है, जो सभी सदस्यों को समझ में सीधे स्पष्ट तौर पर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर आदरणीय सतीश जी गुप्ता साहब का भी धन्यवाद अर्पित करूंगा कि उन्होंने इस सेमिनार में डायरेक्टर्स कमेटी को के सहभागी के रूप में चित्तौड़गढ़ ब्रांच को जोड़ा। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अब आदरणीय सतीश जी गुप्ता साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। चेयरमैन ऑफ द चित्तौड़गढ़ ब्रांच, सही कहा आपने, शक्ति और भक्ति की भूमि। सीए सिसोदिया जी, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, आई एम सीइंग इन द लिस्ट सम खास नाम, बहुत क्लोज नेम, मोहन पारा सर जी, जैसा अभी पूनिया जी ने बताया, वंदना जी जुड़ी हैं, मोहन चौधरी जी, कमल कुर्दिया जी, काफी सारे नाम ऐसे मिलते हैं जो कि जनरली चित्तौड़गढ़ से काफी अटैचमेंट इन सभी लोगों का। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। आज का जो टॉपिक चित्तौड़गढ़ ने रखा है वो भी निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इस समय जिस तरह से रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स 148 नोटिस आ रहे हैं, वो आज का जो अपना संबोधन है पूनिया जी का, और आपने सिसोदिया जी बिल्कुल सही बताया कि इनकी न केवल ज्ञान उत्तम है बल्कि इनकी भाषा भी बहुत उत्तम है। और ज्ञान और भाषा का जो सम्मिश्रण है, जिस आसानी से, जिस बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करते हैं पूनिया जी, वो निश्चित रूप से दिल और दिमाग दोनों में जाकर के बैठती है चीजें और काफी लंबे समय तक याद रहती है। और इनका समझाने का तरीका भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। आज का जो सेशन है निश्चित रूप से ही बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, और जो सेक्शन 147 जब शुरू होता था कि when assessing officer has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped from assessment, then subject to certain sections, assessing officer may assess reassess। उसमें अब बहुत बड़ा बदलाव है। अब आपको सीधा शुरुआत जो है वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स के एस्केपमेंट से है। रीजन टू बिलीव का शब्दों का वर्ड सजेस्ट से आ गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, शायद आज वो चर्चा का विषय नहीं होगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो मैं विषय देख रहा हूँ वो पुराने ही धाराओं पे आज चर्चा करेंगे। और पुरानी धाराओं की भी अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो सावधानी का बिंदु है वो मेरा मानना है कि नोटिस जो ही रिसीव होता है क्लाइंट को, वहां से हमें सावधान हो जाना चाहिए कि 148 का नोटिस एक आपका रीअसेसमेंट का नोटिस है बेसिकली,
तो वहां से ही सावधानी की जरूरत है। पूनिया जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे, परंतु पुरानी सेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ शब्द जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि असेसिंग ऑफिसर है, रीजन टू बिलीव है, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, और एस्केप्ड इनकम है। ये चार शब्द जो धारा 147 का मुख्य मूल बनाते हैं, इन पे निश्चित रूप से आज पुणे चर्चा करेंगे। और ये चारों शब्दों को नोटिस के साथ अगर हम देखेंगे कि जो नोटिस आया है उनमें इनका कितना मेल है, कितना मिलाप है, कितना दुराभाव है, कितना दूरियां हैं, वही हमारा 148 का डेस्टिनेशन तय करेंगे कि 148 में डिमांड जो क्रिएट होती है कोई तरह से, वो खत्म होने वाली है या रहने वाली है। तो पुनिया जी के आज ज्ञान के भंडार को आप सबको सुनना है। मेरा ये मानना है कि नोटिस से ही हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि इशू कब हुआ, सर्विस कब हुआ, कंटेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद रीजन टू बिलीव पे आकर के, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक लैंडमार्क डिसीजन है जीके एंड ड्राइव साहब, जिसको कि अब धारा में बदल दिया गया है। अभी 148 कैपिटल है जो धारा नए रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स में आई है, उसके अंदर तो जीके एंड ड्राइव साहब की पूरी आत्मा को डाल दिया गया है। तो ये सब चीजों को अगर हम ध्यान से आज पुनिया जी के श्रीमुख से सुनेंगे और उनके जो नॉलेज का भंडार है उसको अगर हम पूरा ध्यान से सुन करके हर 148 के नोटिस पर अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से न केवल आपके क्लाइंट्स को फायदा होने वाला है, आपको भी उतना ही फायदा होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो उसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 148 के नोटिस के बाद में जब प्रोसीडिंग शुरू होता है असेसमेंट का रिटर्न भरने के बाद, तो जनरली 143 टू नोटिस इश्यू हुआ है नहीं हुआ। आजकल तो कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर के युग में गलतियां इस तरह की कम होती हैं, परंतु हमें ये जरूर देखना चाहिए कि 143 का नोटिस भी असेसी को आया है या नहीं आया है। और इसके अलावा एक और चीज आपको मैं मेरी एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहूंगा कि 148 का नोटिस के बाद में यू डोंट फॉरगेट टू इंस्पेक्ट द असेसमेंट और रीअसेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द असेसमेंट। अगर आप ऐसा करेंगे, उसके रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करेंगे, जो कि बहुत ही सरल प्रक्रिया है और थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, प्रक्रिया बहुत सरल है, तो निश्चित रूप से आपको उसका पूरा ABCD मालूम पड़ेगा कि क्या कारण थे नोटिस के, क्यों आया, क्या कमियां हैं, उसमें किस तरह से लड़ना है। तो इसका अगर हम पूरा पॉइंट को देखेंगे तो निश्चित रूप से आज की जो सभा है, आदरणीय श्री रघुवीर पुनिया जी के संबोधन के बाद एक नजरिया चित्तौड़गढ़ के जो भी आज हमारे साथी लोग सभा को सुन रहे हैं, उनका नजरिया निश्चित रूप से बदलेगा और उनको लगेगा कि निश्चित रूप से 148 में ये चीजें हमें आज तक हम नहीं देखते थे, अब हमें देखना शुरू करना चाहिए। और कभी जो नया सेक्शन नई धारा आई है उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। जो डायरेक्ट टैक्स कमेटी है वो मैंने पहले भी चित्तौड़गढ़ जब मैं पिछले दिनों आया था तो मैंने कहा था कि आपको जब भी कोई प्रोग्राम करना हो डायरेक्ट टैक्स से संबंधित हो तो DTC को बात करें, और किसी का भी इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी का या और कंपनी लॉ का जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, ऑडिट का, वो आप मुझे बताएं तो वो समय समय पे आपको उसी कमेटी से आपके साथ लिंक हो जाएगा। कोई फिजिकल प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये कोविड का समय है, कोविड वापस उभर कर सामने आ रहा है और इस बार तेजी ज्यादा है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं राजस्थान में। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम एक जिम्मेदार प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो हम जिम्मेदारी से न केवल खुद के लिए जिम्मेदारी रखें, खुद के परिवार के लिए जिम्मेदारी रखें, परंतु पूरे समाज के लिए जिम्मेदारी रखें। मास्क निश्चित रूप से हमें जब भी बाहर निकलें घर से पहनना है, न केवल पहनना है परंतु पूरा पहनना है, पूरा नाक तक हमें ढका हुआ होना चाहिए और इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारी 2 गज की दूरी वाला नियम है उसको पालना हमें करनी है। और जब किसी कंटेनमेंट आपको लगता है कि कंटेमिनेशन किसी टच में आए हैं तो हमें हमारे हैंड वॉश भी साबुन से या सैनिटाइजर से करने चाहिए। अगर हम इन सब नियमों का पालन करेंगे, खान पान सही रखेंगे तो कोविड को हरा पाएंगे। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार के जो भी हमारी सरकारें हैं जो मेहनत कर रही हैं उसमें हमारा निश्चित रूप से योगदान होगा। तो जय भारत, जय ICI। एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे चित्तौड़गढ़ के मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और यहाँ आमंत्रित किया इस वेबिनार में।
और ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं ओवर टू सिसोदिया जी एंड ओवर टू पुनिया जी फॉर द वंडरफुल डेलिब्रेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फ्रेंड्स। ओवर टू सिसोदिया जी। थैंक यू सतीश जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अमूल्य समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया। आपने जैसा फरमाया कि निश्चय ही सतीश जी रघुवीर सिंह साहब पूनिया अपने ज्ञान भंडार से हमें लाभान्वित करेंगे। मैं रघुवीर सिंह साहब पूनिया के संक्षिप्त परिचय के लिए सीए दीपक जी सोनी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त परिचय। दीपक जी, ओवर टू दीपक जी। यस सर। हाँ सर। आप सभी को मैं हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस सर। सर का मैं एक संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहूंगा रघुवीर का। सर आप जयपुर से सीए हैं और 95 से ड्रग संबंधी ड्यू डिलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन संबंधी के सभी काम आप हैंडल करते हैं। सर इकोनॉमी और टैक्स टीवी डिबेट में भी रेगुलर पैनल का हिस्सा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी। बोलिए दीपक जी। दीपक जी, दीपक जी। हेलो हेलो। पुनिया साहब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है मेरे को आपकी। चलो दीपक जी का शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ दीपक जी के साथ प्रॉब्लम है। चलो थैंक यू दीपक जी। रघुवीर सिंह जी साहब पूनिया सिंस 1995 से जयपुर में प्रैक्टिसरत है। आप डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में लिटिगेशन, एडवाइजरी आदि में एक्सपर्ट हैं। विशेषतः आप एनजीओ और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन 12A, ATG, M1023C आदि में पूर्ण रूप से एक्सपर्टाइज हासिल किए हुए हैं। और काफ़ी जगह आप टीवी चैनल्स पे भी आजकल डिबेट्स पे देखे जाते हैं। आपने कोरोना काल से ही सदस्यों के लिए बहुत ही व्यापक सेमिनार वगैरह का आयोजन किया। इन्होंने जुलाई में एक ड्राफ्टिंग स्किल्स के नाम से ग्रुप बनाकर नए जो युवा जुड़े थे उनको अपील्स वगैरह आदि ड्राफ्टिंग के बारे में विस्तृत प्रैक्टिकल जानकारी दी थी। आज आप 148 के अंतर्गत आ रहे सभी नोटिस को कैसे प्रैक्टिकल रूप से जवाब तैयार करें, उसके बारे में अपने को बताएंगे। मैं आदरणीय पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय पूनिया साहब। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू सर। आज की वेबिनार के चीफ गेस्ट और मेरे बड़े भाई सीए सतीश जी गुप्ता जी, जो सीसीएम भी हैं और डायरेक्ट टैक्स कमेटी आईसीआई के वाइस चेयरमैन भी। तो सतीश जी भी के साथ भी जब भी कभी मिलते हैं तो कभी वो ये एहसास नहीं होने देते कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है और सीसीएम, वो इतनी आत्मीयता से मिलते हैं।
जैसे हमारे बीच के ही कोई साधारण से चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है और मेरी कामना है इनको और ऊंचाइयां दे ईश्वर। राकेश सिसोदिया जी, चेयरमैन चित्तौड़गढ़ ब्रांच। सीए योगेश काबरा जी, वाइस चेयरमैन चित्तौड़गढ़ ब्रांच। सीए बालकृष्ण जी डाट, सेक्रेटरी चित्तौड़गढ़ ब्रांच। सीए वैभव सोमानी जी, ट्रेजरर चित्तौड़गढ़ ब्रांच। सीए नीरव दोषी, सिकासा चेयरमैन चित्तौड़गढ़ ब्रांच। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ ब्रांच की इस वेबिनार में काफी मेंबर्स बाहर के ज्वाइन किए हुए हैं, जिनमें कुछ नाम मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दिए। एक दिल्ली की बहुत बड़ी एडवोकेट हैं वंदना रहेजा जी, जो हमारी साथी हैं। झुंझुनू से डॉक्टर रोहित चौधरी जी भी ज्वाइन किए हुए हैं। जयपुर से RN मेहरवाल साहब ने भी ज्वाइन कर रखा है। तो आज इस चित्तौड़ की जो भक्ति और शक्ति की जो धरा है उसके बारे में हमको इनवाइट किया है और उससे हमारा जो सम्मान बढ़ाया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सतीश जी भाई साहब का और राकेश सिसोदिया जी का और ब्रांच के सभी एग्जीक्यूटिव्स का। आज 3-4 दिन पहले राकेश जी से बात हुई थी तो हमारा 17 तारीख का फिजिकल सेमिनार का प्रोग्राम बन गया था, लेकिन अचानक जिस तरह से घटनाएं घटी मन बहुत उदास था। आज सुबह से ही रात एक इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर का कॉल आया मेरे पास कि भाई साहब कोई लखनऊ में आपकी जानकारी है क्या। मुझे कल तक ये पता नहीं था कि कोविड इतना भयावह रूप ले चुका है क्या। तो मैंने कहा क्या बात हो गई। उन्होंने कहा लखनऊ में एक बेड चाहिए, मेरे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया। मैंने एक मेरा जर्नलिस्ट दोस्त है उसको कॉल किया लखनऊ में। उसने कहा भाई साहब लखनऊ में तो कोई बेड अवेलेबल ही नहीं है, आज अगर चीफ सेक्रेटरी कह दे तो भी कोई बेड अवेलेबल नहीं है। और चूंकि राजनाथ सिंह जी लखनऊ के सांसद हैं तो राजनाथ सिंह जी ने आर्मी को लगाकर और बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल वहां पर तैयार करवा रहे हैं। इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। फिर मैं टीवी नॉर्मली देखता नहीं हूँ, मैंने यूट्यूब पे बनारस की रिपोर्ट्स देखी। 8-8, 10-10 घंटे की डेड बॉडी के फ्यूनरल की वेटिंग चल रही है। और जैसा सतीश जी भाई साहब ने बताया कि हमें कोविड का ध्यान रखना है, हमारे परिवार का, हमारे साथियों का और पूरी सोसाइटी की हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम सरकार के साथ में और समाज में जो कोविड पीड़ितों की जो मदद कर सकते हैं वो करें और स्वयं का भी ध्यान रखें। अब आज का जो डिलीबरेशन है हमारा 148 के नोटिस, जैसा सतीश जी भाई साहब ने कहा कि 148 में आमूलचूल परिवर्तन हो गए, लेकिन चूंकि 148 की सेक्शन ऐसी है जो हमें करदाता की ओर से 148 की प्लानिंग नहीं करनी होती। हमारे लिए तो 148 एक आपदा होती है। 148 की प्लानिंग है वो असेसिंग ऑफिसर को करनी होती है। और जो नई सेक्शन है 148 वो उसके बाद में पिक्चर में आएगी। 1 साल निकल जाएगा, उसके बाद में रेगुलर असेसमेंट चलेंगे और जो कोई इनकम स्केप छूट जाएगी उनके लिए नई सेक्शन काम आएगी। तो अभी हमारे सामने इस टाइम जो बर्निंग इश्यू है वो पुरानी सालों के और पुरानी सेक्शन में जो 148 के नोटिसेज आ रहे हैं वो हमारे लिए आज का टॉपिक है। अभी एक साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आपदा में भी हमें अवसर ढूंढना चाहिए। अब हम घरों में रह रहे हैं तो हमें हमारे परिवार के साथ हमारा जीवन बिताना चाहिए, हमारा नॉलेज अपग्रेडेशन करना चाहिए। उसी तरह से अभी हमारी पिछले साल रेवेन्यूज काफी कम हो गई थी, लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की पेइंग कैपेसिटी भी नहीं थी। तो हम जो रेगुलर हमारे क्लाइंट्स का काम कर रहे थे, जब वो भी तकलीफ में है तो हम उनके साथ में हमें कोऑपरेट करना भी जरूरी है। ऐसे में 5 साल के 148 के नोटिसेज एक साथ आ रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि अभी तक 6 असेसमेंट ईयर्स के नोटिसेज दिए जा सकते थे 148 के, और इस बार के फाइनेंस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया कि अब मैक्सिमम 3 साल के 148 किए जा सकते हैं, 3 साल की रीओपनिंग हो सकती है।
तो जो 3 साल तो जो रिड्यूस हो गए, उन 3 साल के 148 की तैयारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। 1 साल, चौथा साल जो रेगुलर 1 साल रेगुलरली लैप्स होता है, 4 साल हो गए। और 1 साल कोविड की वजह से जो नोटिस 31 मार्च 2020 को टाइम बार हो रहे थे, वो एक्सटेंड हो गई डेट। तो अभी 30 अप्रैल 2021 को एक साथ 5 साल के 148 के नोटिसेज की डेट खत्म होने वाली है। आयकर विभाग ने लाखों की संख्या में 148 के नोटिसेज की तैयारी कर रखी है। कुछ 148 आ गए होंगे, क्योंकि जो डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन था वो 31 मार्च को भी काफी लेट नाइट में आया था, शायद 12 बजे के भी बाद जारी हो पाया था। उसमें कुछ लैंग्वेजेस वगैरह के इश्यू थे, तो काफी 148 जारी भी हो गए होंगे। लेकिन जो बच गए उनके लिए एक्सटेंडेड डेट 30 अप्रैल करती है, और हो सकता है 30 अप्रैल के बाद भी डेट कुछ और एक्सटेंड करनी पड़ जाए, जिस तरह से कोविड की पोजीशन है। हालांकि ये करदाता के लिए कोई बेनिफिशियल खुशखबरी नहीं है, लेकिन सरकार अपने ऑफिसर्स का भी ध्यान रखते हुए ऐसा कर सकती है। अब जो 148 के नोटिसेज आ रहे हैं, उनमें जो जिन नोटिसेज में पैन अवेलेबल है, वो सब नोटिसेज पोर्टल पर आ रहे हैं, ऑनलाइन नोटिसेज आ रहे हैं। लेकिन कुछ केसेज ऐसे भी हैं जिनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में पैन अवेलेबल नहीं है, वो नोटिसेज मैनुअल भी सर्विस करवाए जा रहे हैं। तो हालांकि उनकी तादाद बहुत कम होगी, वो रेयरेस्ट टू रेयर हो। अब हमारे लिए प्रोफेशनल्स के लिए ये एक इश्यू है कि हम 148 के नोटिसेज को किस तरह से हैंडल करें। उसमें सबसे पहली बात यह है कि मैं पूरा सेक्शन 147 को मैं क्लोज बाय क्लोज नहीं ले रहा हूं। 148 से लेकर 153 तक के प्रोविजन इसमें लगते हैं, तो उनको मैं क्लोज बाय क्लोज नहीं ले रहा हूं। प्रैक्टिकली हमें जिस जो एक एक स्टेप वाइज स्टेप कैसे चलना है उसकी बात करेंगे हम, और जो जो उसमें जो क्लोजेज का जो फ्रेजेस का रेफरेंस आएगा उनकी हम बात करते हुए चलेंगे। जो ही 148 का नोटिस आता है वो बड़ा सिंपल सा नोटिस होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि आप अपनी एक इनकम टैक्स की रिटर्न तैयार करें और 30 दिन के भीतर भीतर वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दें। कई बार क्या होता है कि टैक्स पेयर असेसी इसको बहुत ही लाइटली लेता है, वो सोचता है सिंपली टैक्स की रिटर्न फाइल करनी, और टैक्स रिटर्न की जो फीस होती है 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, जो भी नॉर्मल टैक्स फाइलिंग की फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, वो सोचता है इतनी फीस लगेगी और वो कह देता है मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दो। लेकिन हमें उसमें ध्यान ये रखना होता है कि हमें असेसी के दबाव में आकर और उसके कहे अनुसार इनकम 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न नहीं भरनी चाहिए। हमें उसमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि 148 के नोटिस के लिए इश्यू क्या है। पहले के टाइम में 148 किस कारणों से आया है, किन कारणों से आया है, ये जानना काफी मुश्किल था। लेकिन अभी आयकर विभाग में एक परंपरा स्टार्ट हुई है कि जिनको भी 148 के नोटिसेज देने हैं उनको पहले 133(6) में एक इंक्वायरी का नोटिस दिया है। ज्यादातर केसेस में, कुछ सीरियस केसेस हैं उनमें नहीं दिया, ज्यादातर में दिया है। वो पोर्टल के ऊपर हम देख लें कि 133(6) का नोटिस आया था या नहीं आया, तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि 148 का नोटिस किस कारण से आया है। और उसका हमें पहले ही एक रफ ड्राफ्ट रिप्लाई तैयार कर लेना चाहिए आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले, क्योंकि अदरवाइज तो हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका असेसमेंट 143(1) में प्रोसेस हो जाती है। 98% रिटर्न, ज्यादा से ज्यादा 2% रिटर्न से वो 143(3) में स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। लेकिन 148 के नोटिस का 100% स्क्रूटनी असेसमेंट होगा, 143(3) में असेसमेंट होगा, तो हम इसको टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले सकते। असेसी के उस साल से जिस तरह से आईटीओ या असेसिंग ऑफिसर हमसे इंफॉर्मेशन मांगता है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से हम पहले मांग लें और उनको हम एज ए आईटीओ के शू में पांव रख के उन सारी इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर लें, क्या क्या इश्यू आएंगे, क्या क्या एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, ये काम फास्ट करें, क्योंकि 30 दिन का टाइम बहुत कम होता है और हमारा जो टाइम है वो बैंक ऑडिट में बीत जाता है। अब की बार अच्छा है कि बैंक ऑडिट है वो हमारी निपट चुकी है करीब करीब, और 148 के नोटिसेज बाद में आएंगे, उनके लिए हमें हमारे पास 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होगा।
तो सबसे पहले जो कॉमन रीजंस की बात मैं कर रहा हूं जिनकी वजह से 148 के नोटिसेज आते हैं, तो वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो ज्यादातर जो 95% 148 के नोटिसेज आ रहे हैं उनके 7 कारण। पहला कारण है अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा दिया 2-4 लाख रुपए से ज्यादा, 2.5 लाख रुपए या जो भी मिनिमम टैक्स लिमिट, मिनिमम बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवा दिया और आईटीआर फाइल नहीं की, तो उसके 148 का नोटिस आ सकता है। ये एक खास कारण। या कैश डिपॉजिट ज्यादा करवा दिया आईटीआर के डिसप्रपोर्शनेट में। सपोज आईटीआर भरी हुई है 3 लाख रुपए की और कैश डिपॉजिट करवा दिया 10 लाख रुपए का, तो आपको उस ग्राउंड पे 148 का नोटिस आ सकता है। क्योंकि सिंगल टाइम पर अगर 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट होता है तो वो रिपोर्ट होता है, और अगर एग्रीगेट एक फाइनेंशियल ईयर में हमने 10 लाख से ज्यादा टुकड़ों में भी सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा दिया तो वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट होता है। तो उसके आधार पर अगर कैश डिपॉजिट ज्यादा है और आपकी आईटीआर की इनकम कम है तो 148 का नोटिस आ सकता है। ये 2 कारणों से कैश डिपॉजिट का नोटिस आ सकता है, एक तो नॉन फाइलर के केस में, और एक फाइलर तो है लेकिन डिसप्रपोर्शनेट है इनकम और कैश डिपॉजिट, इनकी वजह से आ सकता है। अब कैश डिपॉजिट के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है, कई बार लोग लिखकर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो कई सारे लोग मिलकर एक अकाउंट से डीडी बनवा लेते हैं, उसकी वजह से कैश डिपॉजिट हो जाता है। कई सारे कारण। तीसरा कारण है प्रॉपर्टी परचेज की है। अगर प्रॉपर्टी परचेज की है और आईटीआर फाइल नहीं की तो 148 का नोटिस आ सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टी परचेज की है और रिटर्न इनकम है वो उसके प्रोपोर्शनेट में कम है। सपोज रिटर्न इनकम 3 लाख की है और प्रॉपर्टी 20 लाख की परचेज की है या 15 लाख की परचेज की है तो 148 का नोटिस आ सकता है। चौथा कारण है आपने प्रॉपर्टी सेल की है और आईटीआर फाइल नहीं की, या प्रॉपर्टी सेल की है आईटीआर में कैपिटल गेन डिस्क्लोज नहीं किया। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी सेल की है लेकिन कंसीडरेशन है वो उसकी रजिस्ट्रार की जो स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू है, जिसे हम राजस्थान में डीएलसी बोलते हैं, दिल्ली वगैरह में सर्कल रेट बोलते हैं, उससे कम पर हमारी प्रॉपर्टी सेल कर दी है और उसी पे हमने कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर ली तो 148 का नोटिस आ सकता है। प्रॉपर्टी सेल के केस में 3 कारण हो गए जिनकी वजह से 148 का नोटिस आ सकता है। एक है आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे जो रिटर्न आ रही है उसको डिस्क्लोज नहीं किया, जैसे एफडीआर का इंटरेस्ट है आपने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है उसको आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया, कोई पोस्ट ऑफिस से एमआईएस की स्कीम है उसकी इनकम को डिस्क्लोजर नहीं किया, या जो एफडीआर या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो हैवी अमाउंट है, आपकी इनकम के डिस्प्रपोर्शनेट है या इनकम फाइल नहीं की, इन आईटीआर फाइल नहीं की, तो इसकी वजह से 148 का नोटिस आ सकता है। 2 खास कारण हैं जो कुछ अलग नेचर के व्यापारी हैं उनके 148 के नोटिसेज आ सकते हैं। उनके इवन अगर केस स्क्रूटनी में हुआ है तो भी दोबारा 148 आ सकता है, जो सरकार के खास टारगेट में हैं। ये तो हो गए नॉन कंप्लायंस इनोसेंट लोग। 2 कैटेगरी ऐसी हो गई जिन्होंने बोगस कैपिटल गेन लिया है, सेक्शन 1038 का बेनिफिट लिया है। अब उन्होंने बोगस लिया है या नहीं लिया है ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन सरकार उसको बोगस कैपिटल गेन मानती है। जिन शेयर्स की प्राइसेज में कम टाइम में 1 साल में प्राइसेज 10 रुपए की बजाय 250 रुपए हो गई, एबनॉर्मल गेन आ गया और उनके कुछ इन्वेस्टिगेशंस में उन्होंने फेक ट्रांजैक्शन पाया गया, उनको नोटिसेज दोबारा दे रहे हैं। एक हो गया शेयर प्रीमियम के केसेस, ये भी इसी तरह का एंट्री का मामला है जिनके 148 के नोटिसेज आ गए। अब हमें हमारे क्लाइंट से 133(6) का नोटिस देखकर ये जज करना है कि किस कारण से इनके नोटिस आया होगा, या 133(6) का नोटिस नहीं आया तो हमें क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मांगनी पड़ेगी, उसको ग्रिल करना पड़ेगा, उसके सारे के सारे बैंक स्टेटमेंट मंगवाने पड़ेंगे, उसका फॉर्म 26AS देखना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी परचेज की, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेल की। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी उन्होंने एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कोई ट्रांजैक्शन कर लिया हो, या कोई उनके नाम का किसी दूसरे ने मिसयूज कर लिया हो,
कोई भी कारण हो, उसको ठीक से, जिस तरह से आईटीओ या असेसिंग ऑफिसर उसको एग्जामिन करता है, उस तरह से एग्जामिन करके हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस रीजन से 148 का नोटिस आया होगा। और 95% केसेस में हमें रीजंस का पता लग जाएगा। तो हम जो जिस रीजन से नोटिस आया है उसका रिप्लाई तैयार करें, और उसका अगर कोई इश्यू, सपोज प्रॉपर्टी सेल उसमें दिखाने से छूट गई हो, तो उस प्रॉपर्टी सेल को हमें उस रिटर्न में कंसिडर करते हुए 148 की रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ताकि वो ट्रांजैक्शन अगर कहीं डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट हो तो उस 148 की रिटर्न में डिस्क्लोज हो जाए। या कभी कभी ऐसा है कि ठीक है ये तो छूट गया हमसे, कोई इनकम थी जो असेसी एडमिट करता है कि ये टैक्सेबल इनकम है, हम भी एडमिट करते हैं, तो उसके ऊपर हमें झगड़ा करने में कोई सार नहीं है, हम खुद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके विद इंटरेस्ट जमा करवा के और आईटीआर फाइल करते हैं। अगर किसी केस में पता नहीं चले तो हम आयकर विभाग से भी कांटेक्ट करके पता करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं किस कारण से आया, लेकिन फिर भी अगर हो जाए, कैसे भी करके पता लग जाए, तो अपने को पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद में ही आईटीआर फाइल करें। कई बार मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं जिसमें वो असेसी है, वो किसी लोक मित्र वाले से या किसी नीम हकीम से आईटीआर फाइल करवा देता है। वो जिस तरह से नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हैं वैसे ही आईटीआर फाइल कर देता है। जब उसका क्यूरी लेटर आता है, 142(1) का नोटिस आता है, तो वो भाग बुक कराते हैं कि ये पोजीशन हो गई हमारी। उस समय पर स्टैंड बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या कई बार होता है कि शुरू में हमारे क्लाइंट हमें वर्बल कह देता है कि हाँ मेरे पास ये एविडेंस है, जब हम उससे एविडेंस मंगवाते हैं तो वो एविडेंस कुछ डिफरेंट मिलते हैं, तो उस समय हमें काफी तकलीफ में आ जाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर 30 दिन में हमसे एविडेंस और रिप्लाई तैयार नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें अलग अलग ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन ये रहती है कि अगर हमारा रिप्लाई तैयार नहीं हो, हमें क्लाइंट का इश्यू ठीक से एग्जामिन नहीं कर पाए हो, तो हमें 30 दिन की जो डेट है वो एक्सटेंड करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हम आईटीआर तैयार करने में हमें कुछ समय लग रहा है, या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा कोई भी रीजन बनाकर एक एडजर्नमेंट, एक एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी उनसे एविडेंसेस इकट्ठे करके और रिप्लाई तैयार करें, और फिर उसकी आईटीआर तैयार करें 148। इसको टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले, और फिर आईटीआर फाइल करें। ये यहां तक की बात हो गई आईटीआर फाइल करने। अब थोड़ा सा हल्का सा मैं एविडेंसेस की बात कर लेता हूं अभी इसी लेवल पे कि किस टाइप के केसेस में क्या एविडेंसेस हो सकते हैं। जैसे कैश डिपॉजिट का है, बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर है या क्लाइंट है, वो हमें पूरी बात नहीं बताता। उसका कारण ये होता है कि टैक्स पेयर को ये पता ही नहीं है कि कौन सी बात उसके फायदे की है, कौन सी बात उसके नुकसान की है। वो ये सोचता है कि पता नहीं, मैं बता दूंगा तो मर जाऊंगा, आयकर विभाग वालों को हो सकता है पता हो या नहीं हो, लेकिन हमें उसको ग्रिल करके पूछना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। एक असेसी को 148 आया, उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट था। तो मैं उसको पूछता रहा कि ये कैश डिपॉजिट आपने कहाँ से आया, क्योंकि कैश कोई घर पे तो पैदा होता नहीं है किसी के। अगर 25 लाख का कैश डिपॉजिट है तो कोई ना कोई तो उसके एक्चुअल सोर्सेज होते हैं। तो वो इधर उधर टालता रहा। फिर मैंने उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछा और मना किया कि भाई अगर आप आपके एक्चुअल सोर्स नहीं बताओगे तो मैं आपका केस हैंडल नहीं कर सकता। तो उसने बताया कि साहब मेरे को मरवा मत देना, मैंने एक ट्रांजैक्शन और भी किया था। क्या ट्रांजैक्शन किया था? तो उसने कहा मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की थी जो मैंने कैश में सेल कर दी, और उस प्रॉपर्टी की जो सेल प्रोसीड्स आई वो मैंने इस अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी। अब मैंने उस मेरी सेल को कैपिटल गेन दिखाया नहीं, तो मेरा वो ट्रांजैक्शन और पकड़ा जाएगा तो मैं मर जाऊं। अब उसको ये पता नहीं था कि वो दूसरा ट्रांजैक्शन पहले ट्रांजैक्शन के लिए सपोर्ट करेगा। अगर वो नहीं बताएगा तो उसके 25 लाख रुपए पूरी की पूरी इनकम जुड़ जाएगी, अनडिस्क्लोज सोर्सेज से जुड़ जाएगी, 115 BBE लग जाएगी। लेकिन जो ही उसने मेरे को सेल के बारे में बताया तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट मिलेगा, और कैपिटल गेन का जो बाद में कहीं इन्वेस्टमेंट किया उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा।
उसको ये पता ही नहीं था कि ये उसके बेनिफिट की चीज है। तो हमें उसका ठीक से सबसे पहला काम ये होता है कि हम उससे रियलिटी पूछें कि ये कैश डिपॉजिट आपने किस कारण से करवाया, कहाँ से आया। हमें हमारा हाइपोथेटिकल जवाब तैयार नहीं करना चाहिए। क्लाइंट जो सच, क्लाइंट से पहले सबसे पहले सच उगलवाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। जो ही वो सच्चाई बताएगा हमें, तो उसमें से ही हमें हमारा रिप्लाई की एक रोशनी की किरण जो नजर आती है वो नजर आएगी कि इसको हम किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं ताकि जिसके टैक्स लायबिलिटी ना आए या फिर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी आए। जो ये मैंने एक कैश डिपॉजिट का मेरा एक्चुअल केस बताया। तो वैसे ही जब कैश डिपॉजिट होता है, क्योंकि 25 लाख रुपए किसी के भी घर में एक दिन में नहीं होते। इवन यहां तक है कि अगर उसने गलती से कैश उधार भी ले लिया, 269 का वायलेशन भी कर दिया, तो भी हम अगर जेन्युइन कॉज है तो वो पेनल्टी बच जाएगी हमारी। लेकिन हमें हकीकत के इर्द गिर्द ही कोई रास्ता ढूंढना चाहिए उसको डिफेंड करने का और ITR फाइल करने का। कैश डिपॉजिट में हो सकता है उसके एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है प्रॉपर्टी सेल की हो सकता है उसने कुछ लोगों से उधार पैसा लिया हो, या कोई हो सकता है अनरजिस्टर्ड अनडिक्लेयर्ड पार्टनरशिप की हो, जैसे लिकर कॉन्ट्रैक्टर के केसेस में होता है बहुत सारे। कोई आदमी होता है वो 10-12 लोगों को इकट्ठे कर लेता है कि अपन सब अपने अपने नाम से 10 नामों से हम लॉटरी डालेंगे और 10 नाम में से किसी के नाम से भी निकल जाएगी तो उसको हम कॉमन पूल बनाकर एक तरह से लाइक AOP, जो एक लिकर कॉन्ट्रैक्टर में AOP का कॉन्सेप्ट चलता था, तो उसको डिफरेंस किया जा सकता है। हो सकता है किसी ने कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेची हो सकता है किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची हो तो उसमें ओन मनी ले लिया हो, 2 नंबर का पैसा ले लिया हो ऊपर का, तो उसी को अकॉर्डिंगली एक्चुअल ट्रांजेक्शन, सबसे पहला काम है एक्चुअल ट्रांजेक्शन को जानना, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको हम डिफेंड करेंगे, ITR तैयार करेंगे। ये फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिट के जवाब के लिए हो गया। और एक में खास करके आप चित्तौड़गढ़ अच्छी फर्टाइल बेल्ट है, चित्तौड़गढ़ में गन्ना भी बहुत अच्छा होता है और एग्रीकल्चरिस्ट लोग कैश डिपॉजिट करवा देते हैं। मेरे सामने इस तरह के केसेस बहुत हैंडल करता हूं मैं, कैश डिपॉजिट के और कैपिटल गेन के केस सबसे ज्यादा आते हैं मेरे पास। तो कैश डिपॉजिट में एक इश्यू आता है कि एग्रीकल्चर इनकम को कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि गांव में कल्चर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर की मंडी की पर्ची रखते नहीं है, मंडी में फसल बेचते नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसकी गिरदावरी मंगवाएं। गिरदावरी में ये आ जाएगा कि यील्ड कितनी होती है, पर हेक्टेयर आपको यील्ड मिल जाएगी। गिरदावरी में ये मिल जाएगा कि उस लैंड होल्डिंग में कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की है उसने, कितने एरिया में। सपोज किसी के पास में 10 बीघा जमीन है, या 10 बीघा को हम यूं कहें 2.5 हेक्टेयर जमीन है, तो 2.5 हेक्टेयर में से जो पटवारी का जो गिरदावरी निकलवाएंगे तो उस गिरदावरी में लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें 1 हेक्टेयर में गन्ना बोया, 1 हेक्टेयर में कपास बोई, आधी हेक्टेयर में अफीम बोई, जो भी उसके अंदर एक्चुअल फसल कल्टीवेट की है उसकी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट के डेटा निकालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इवन डिस्ट्रिक्ट वाइज यील्ड मिल जाएगा, स्टेट वाइज यील्ड मिल जाएगा कि चित्तौड़गढ़ में शुगर केन का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर कितना होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम टोटल प्रोडक्शन निकाल लेंगे और उस पर्टिकुलर साल की जो गवर्नमेंट की रेट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ये एग्रीकल्चर की सेल प्रोसीड्स आई। उसके बाद में हम उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उसकी एक एवरेज कॉस्ट, एवरेज सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। जैसे सपोज कपास की हमने, तो कपास के अंदर फायरवुड होती है। मस्टर्ड बेची तो मस्टर्ड के अंदर फायरवुड होती है। अगर हमने गेहूं या ऐसी चीज है तो उसके अंदर केटल फीड आता है। बाजरा है तो उसमें केटल फीड होता है। कोई भी क्रॉप होती है उसके अंदर, जैसे चने में भी केटल फीड आता है, तो हम उसका एक पूछ लें, उसको टैक्स पेयर को पूछ लें कि आपके यहाँ केटल फीड इसमें से कितना होता है, क्योंकि केटल फीड का कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई दर्ज नहीं होता, तो केटल फीड जोड़ दें। उसके बाद में जो एक्चुअल एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर होते हैं वो उसमें से घटा दें। तो नेट हमारा ये निकल गया कि ये हमारी नेट एग्रीकल्चरल इनकम है, यानी क्रॉप की सेलिंग प्राइस प्लस उसमें जो बाई प्रोडक्ट है केटल फीड या फोडर या फायरवुड, उसकी प्राइस जोड़ दें।
और उसमें लेस एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, जो फर्टिलाइजर, खाद, बीज, ट्रैक्टर के जो एक्सपेंडिचर, डीजल के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो घटा दें। इलेक्ट्रिक बिल है अगर आपके यहाँ, प्लीज वो उसमें घटा दें, तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम आ गई। अब असेसिंग, अगर हमने इतना स्ट्रॉन्ग केस बना लिया तो गारंटेड आपको एग्रीकल्चर इनकम का एडिशन नहीं होगा। अब उसमें एक ही क्वेश्चन बचता है कि हम कैसे मान ले कि यह आपने क्रॉप बेच दी। तो उसका जवाब ये होता है कि भाई हम इसको खा थोड़े ही गए, इतना गन्ना हुआ हमारे पास या इतना कॉटन सीड हुआ, अगर गेहूं भी हो गया तो गेहूं की एक परिवार में 4 आदमी है तो 4 बोरी गेहूं खा सकते हैं मैक्सिमम। तो हमारा कैप्टिव कंजम्पशन है वो इतना ही हुआ। दूसरी बात, फसल की क्वांटिटी से और परिवार के साइज से आप ये कह सकते हो कि ये एक कमर्शियल क्रॉप है, तो ये हमने नेचुरली है सेल करने के लिए ही बनाई और उसके लिए एफिडेविट वगैरह दिया जा सकता है। तो ये हो गया कैश डिपॉजिट के केस में, खास करके एग्रीकल्चरल के केसेस में। या कई बार होता है आजकल जो हमारे केटल्स हैं वो 1-1 लाख रुपए की भैंसें बिकती है, कई बार किसान ने 4 भैंसें बेच दी, कैश डिपॉजिट हो गया उसके 4 लाख रुपए हो गए। तो उसके एविडेंसेस आप इकट्ठे कर सकते हैं, रसीद वगैरह। अगर रसीद नहीं है तो एफिडेविट की फॉर्म में उनके एविडेंसेस इकट्ठे किए जा सकते हैं कि 2 लोगों के आप एफिडेविट करवा दें कि हमारे सामने ये इतने की भैंस बिकी थी इसकी। केटल फीड के केस में आंध्र कृष्णा डेयरी का एक जजमेंट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कि जो पशु आपके घर में पैदा हुआ वो पशु आपने सेल आउट किया है, बशर्ते कि वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे भेड़ बकरियां होती हैं वो खुद बेचने के लिए होती है, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। अगर जो केटल्स हमारे एज ए कैपिटल एसेट रखे जाते हैं उसको अगर हम सेल करते हैं और वो घर में ही पैदा हुआ है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन असर्टेनेबल नहीं होती, तो इसमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन मैकेनिज्म फेल हो जाता है, तो वो हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं होती, तो उसको हम डिफेंड कर सकते हैं। ये कैश डिपॉजिट के कुछ मेरे एग्जांपल्स मैंने बता दिए। उसके अलावा प्रॉपर्टी परचेज में भी वही कैश जनरेशन का मामला आता है कि कैश कहाँ से आया। चेक आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सोर्सेज क्लियर कट बता दोगे। यानी कैश डिपॉजिट, हैवी कैश डिपॉजिट और प्रॉपर्टी परचेज, ये तीनों के तीनों कैश जनरेशन का ही मामला है कि कैश कहाँ से जनरेट हुआ। या हमने कहीं कैश में उधार ले लिए तो हमें 269 हिट होगी, तो लेट हिम फेस, अगर रीजनेबल कोज होगा तो हम उसको बचा लेंगे। कई बार रिटायर्ड आदमी है उससे उधार पैसे ले लिए, उसको पता नहीं होता, वो कैश निकलवा कर दे देता है। अब आ गया प्रॉपर्टी सेल। प्रॉपर्टी सेल में कैपिटल गेन में फिर वही दिक्कत आती है कि सेल तो हो गई लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के प्रूफ नहीं होते कई बार हमको। तो जहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का प्रूफ नहीं होता वहां पर हम उस डेट की डीएलसी यूज कर सकते हैं जिस डेट को खरीदी। कई बार कच्चे के कागज होते हैं गांव के अंदर, स्टाम्प पेपर पे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे खरीद ली। या कई बार ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन किया उसके एविडेंसेस नहीं होते, तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए हमें फर्जी एविडेंसेस बनाने की जरूरत नहीं होती, हम वैल्यूअर का सर्टिफिकेट बना ले। और अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको आज की डेट में लिखवा लें कि हमारा वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था और मैंने इतने रुपए में इनका ये कंस्ट्रक्शन किया था। आज की डेट में उसका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लें, एफिडेविट दे दें। इस तरह के एविडेंसेस तैयार किए जा सकते हैं। कई बार हम कोई जमीन लेते हैं, कोई प्लॉट बेचते हैं तो उसके ऊपर गड्ढे होते हैं, तो उसके अंदर हम ट्रॉली वगैरह से वो गड्ढे भरवाने के लिए उसके अंदर मिट्टी फिलिंग करते हैं, उसके बिल तो हम रखते नहीं। तो वो जो ट्रैक्टर वाला था जिससे हमने 10 साल पहले मिट्टी फिलिंग करवाई थी उससे आज की तारीख में हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, उसका एफिडेविट ले सकते हैं। एक उससे आज की तारीख में बनवा सकते हैं कि मैंने इस रेट से ये काम किया है, बाउंड्री वॉल बनवाई। इनके हमें एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये हो गया प्रॉपर्टी सेल के केस में। फिक्स डिपॉजिट के केस में एविडेंसेस मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे मिल जाएंगे। बोगस कैपिटल और शेयर प्रीमियम पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वो ज्यादातर केसेस स्टालवार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आते हैं, दे आर इनफ कॉम्पिटेंट टू हैंडल दीज केसेस। तो ये हो गया आईटीआर तैयार करने के लिए जो एविडेंसेस तैयार हमको कैसे करते हैं, और उसके बाद में हम आईटीआर तैयार करके आईटीआर फाइल कर देते हैं। अब सेकंड स्टेप आता है आईटीआर फाइल करने के बाद में, चूंकि जो बाद का प्रोसेस होता है 142(1) के नोटिस का रिप्लाई तैयार करना, मेरा अनुभव ये रहा है कि जब हमने पहले से 142(1) का नोटिस आएगा उसकी डिटेल तैयार कर ली
तो हम बहुत ही कंफर्ट पोजीशन में रहते हैं और हम क्लाइंट को गाइड भी कर सकते हैं कि आपको हम इतने रिलीफ दिलवा देंगे, मिनिमम इतना टैक्स तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका केस बहुत वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अब हमें ITR फाइल करने के बाद में जो सतीश भाई साहब ने रीजन टू बिलीव और असेसिंग ऑफिसर कौन है, जुरिस्डिक्शन कौन है, टेक्निकलिटीज पर आएंगे हम कि टेक्निकल जो इन्होंने बताया, जीके एंड ड्राइव शाफ्ट का केस क्या करना है, जीके एंड ड्राइव शाफ्ट की कंप्लायंस कैसे करवानी है, उसको कैसे डिफेंस में लेना है। ITR फाइल करने के बाद में पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम रीजंस की कॉपी मांगेंगे। पहले तो हम क्या करते थे कि जो ITO होता था वो हमारा दोस्त होता था, रोजाना मिलते जुलते थे, तो वो हमें कई बार मना कर देता था या हम शर्म के मारे नहीं मांग सकते थे। अब जो चूंकि फेसलेस प्रोसीडिंग्स होगी, तो फेसलेस प्रोसीडिंग्स में हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और अब हमारे लिए कोई दोस्त नहीं है क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर है उसका चेहरा हमें नहीं दिख रहा है। हमें भी बिल्कुल तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से, जो गीता में कहा गया है कि आप दृष्टा भाव से अपना कर्म करिए, तो अब हमें इस पे कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। वो टाइम चला गया जब हमें ITO की शर्म आती थी या डर लगता था कि इसी ITO से हम कैसे उलझ रहे हैं, क्योंकि जो एविडेंसेस देना मांगना तो उसकी ड्यूटी थी, या उल्टा हो रहा था कि हम उससे इंफॉर्मेशन मांग रहे थे कि आपने क्या किया बॉस बताओ, तो उसके अहम को ठेस पहुंचती थी। तो अब किसी के भी अहम को ठेस नहीं पहुंचेगी। आप खुल के बिंदास रीजन्स की कॉपी मांगे। जो ही रीजन्स की कॉपी नहीं मिलती उससे पहले आपको कोई जवाब नहीं देना, आप रिमाइंडर दें, और अगर फिर भी नहीं मिल रही तो आप इसको डिफेंस में काम में लें। नहीं दे रहा तो अपने को उससे लड़ाई करके रीजन्स की कॉपी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हमें आगे अपील में बेनिफिट मिलेगा। अपन ने अपनी कोशिश कर ली, अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया, रीजन्स की कॉपी मांग ली। अब जो ही पहला हम ये मानकर चल रहे हैं रीजन्स की कॉपी उन्होंने दे दी, रीजन्स की कॉपी अपने को मिलते ही इमीडिएटली हमें ऑब्जेक्शन फाइल करना है कि आपका 148 का नोटिस है, उसको चैलेंज करना है। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, पहले हम 148 का नोटिस चैलेंज रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में करते थे, जहां हमारी मेरिट बिल्कुल ही वीक होती थी कि कोई डिफेंस होगा ही नहीं, वहीं पर हम 148 के नोटिस को चैलेंज करते थे, ऑब्जेक्शन फाइल करते थे। लेकिन अब हमको बाय डिफॉल्ट हर केस में ऑब्जेक्शन फाइल करने ही करने। ऑब्जेक्शन दो तरीके के होंगे, पहले ऑब्जेक्शन होंगे फैक्चुअल ऑब्जेक्शन, दूसरे होंगे लीगल ऑब्जेक्शन। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 5 मार्च से पहले 148 के लिए तैयारी करने का कोई टाइम नहीं था। अचानक ऑल ऑफ सडन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंस्ट्रक्शंस आए कि आपको 148 के नोटिसेस देने, तो उनके 148 के नोटिसेस में फैक्चुअल मिस्टेक्स मिलेंगी आपको। आप उसके अंदर जो लिखी हुई बातों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको उसमें से कई सारी फैक्चुअल मिस्टेक मिलेगी। कई बार आपने ITR फाइल की है, वो लिखेगा आपने ITR फाइल नहीं की, और भी कई फैक्चुअल मिस्टेक मिलेगी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या मिलेगी, लेकिन कुछ भी मिल सकती है, फैक्चुअल मिस्टेक मिलती है, ये इट इज कॉमन। और इतनी जल्दबाजी में काम करते हैं तो गलतियां होना मानव का स्वभाव है, लेकिन हमें हमारी ताकत का इस्तेमाल करना है और सामने वाले की वीकनेसेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जंग है एक तरह से, और जंग में सब जायज है। तो उसकी कमियां देखनी है कि उसने अपने जो रीजंस रिकॉर्ड किए हैं उनमें क्या क्या मिस्टेक्स की है, उसके बाद फैक्चुअल मिल गए, उसके बाद में लीगल क्या क्या मिस्टेक्स की है। तो लीगल मिस्टेक्स के मैं 10-12 एग्जाम्पल्स हैं, उनकी मैं बात करूंगा, क्योंकि जीके एंड ड्राइव शाफ्ट केस की प्रोसीजर यही है कि पहले आप ITR फाइल करेंगे, ITR फाइल करने के बाद में आप रीजंस की कॉपी मांगेंगे, रीजंस की कॉपी के बाद में आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बर्डन आ गया कि वो ऑब्जेक्शन को स्पीकिंग ऑर्डर राइटिंग में डिस्पोज ऑफ करेगा, और जहां जहां वो गलती करेगा तो अपने को खुश होना है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो डिस्पोज ऑफ नहीं करता, अरे नहीं करता तो वो अपना फायदा कर रहा है आगे के लिए, अच्छी बात है, उसको गलतियां करने दो जितनी कर रहा है उतनी। हमें हमारे राइट का इस्तेमाल करना है, मांगना है, मांग लिया, अगर वो रीजन दे देते हैं तो सॉरी ऑब्जेक्शन को वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो अब हमें आगे बढ़ना है, और अगर वो रीजन को डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो बहुत अच्छा। अगर उन्होंने बिना रीजन को डिस्पोज ऑफ किए सेक्शन 143(2) का नोटिस दे दिया और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि उन्होंने एक
लैब से छोड़ दिया, अगर हमारे अगेंस्ट डिसीजन हो जाएगा तो हमें आगे काम आएगा। अब हम लेते हैं कि रीजंस को डिस्पोज ऑफ तो कर दिया, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब हमारे पास दो विकल्प है। अगर कोई केस बड़ा है और अगर हमारा असेसी लिटिगेशन की कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है, तो हम उस ऑब्जेक्शन के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। लेकिन ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो असेसी लिटिगेशन की कॉस्ट बियर कर सकते हैं, तो उस केसेस में हमें रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस होते हैं 100 में से 1-2, 90-99% को आगे असेसिंग ऑफिसर 143(2) का नोटिस देगा और उसके अकॉर्डिंगली हमको आगे उनको रिप्लाई फाइल करनी है। रिप्लाई में हमें चिंता की जरूरत नहीं है, रिप्लाई हमने पहले से तैयार कर रखी है। अब जो लीगल ऑब्जेक्शन क्या क्या हो सकते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। देखिए 148 के नोटिस के लिए पहला शब्द है रीजंस टू बिलीव। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रीजन और एक बिलीव। रीजन का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन या कोई मटेरियल होना चाहिए, बिलीव का मतलब है उसकी ओपिनियन। रीजन सफिशिएंट हो या नहीं हो या कमजोर हो तो चलेगा, उसकी गहराई में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाता। वो कहते हैं बट देयर मस्ट बी रीजन, देयर मस्ट बी एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसका बिलीफ होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, और दोनों में लाइव लिंक होना चाहिए, दोनों का आपस में कोई लिंक होना चाहिए। ये चीज कोई भी कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता कि उसका बिलीफ सफिशिएंट था नहीं था, लेकिन दो चीजें होनी चाहिए, रीजन टू बिलीव, सॉरी रीजंस और बिलीव। और अब तो हमें, अगर हमें लग रहा है कि हमारा ऑब्जेक्शन कमजोर है तो भी हमको डरना नहीं चाहिए, हमको तो ऑब्जेक्शन फाइल करना है, लेट हिम डिसाइड वो कितना उसको डिस्पोज ऑफ करता है। तो जहां हमें तो जो भी ऑब्जेक्शन मिल जाए वो फाइल करना है, पॉइंट टू पॉइंट, नंबर 1 ये गलती है, नंबर 2 ये गलती है, नंबर 3 ये गलती है, 5, 7, 10 पॉइंट जितने आप बना सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए उतने ऑब्जेक्शन आप रेज करें। तो एक तो ये हो गया कि रीजंस नहीं है या रीजन ठीक नहीं है, हम ये कहेंगे ये मटेरियल ही नहीं था आपके पास या ये बिलीफ नहीं था। दूसरा इसमें आता है कि 148 से लेकर 153 के प्रोविजंस का ध्यान रखा हो, जैसे टाइमलाइन का ध्यान रखा, अप्रूवल लेनी है वो ध्यान रखा। तीसरा है इसमें इनकम असेस कौन सी हो सकती है, जिस रीजन पे 148 का नोटिस आया वो प्लस उसके अलावा अगर और कोई इनकम भी सामने आ जाती है, असेसिंग ऑफिसर के नॉलेज में आ जाती है, तो वो इनकम भी असेस होगी या रीअसेस होगी या रिकम्प्यूट होगी। तो मैं सेक्शन 147 की लैंग्वेज में मैं नहीं जाता। रीजन और बिलीव की बात कर ली, दोनों में लाइव लिंक होना चाहिए ये बात कर ली, ये सारी बातें वेरियस डिसीजंस में आ रही है। फिर है बिलीफ ऑफ असेसिंग ऑफिसर ओनली। जो बिलीफ है वो असेसिंग ऑफिसर का ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल असेसिंग ऑफिसर ने कह दिया ऑडिट ऑब्जेक्शन निकला था, दैट्स व्हाई आई हैव रीजन टू बिलीव, ऐसा नहीं होना चाहिए। या विंग ने ऐसा कहा आपको ऐसा करना है, वो इंफॉर्मेशन तो विंग की आ सकती है, इंफॉर्मेशन तो सीएजी ऑडिट की आ सकती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो बिलीफ है वो असेसिंग ऑफिसर का ही बनना चाहिए, वो बिलीफ किसी और का नहीं है। क्योंकि एक्ट के अंदर असेसिंग 148 का नोटिस देते टाइम असेसिंग ऑफिसर ही सुप्रीम पावर है, और ऐसा लगना चाहिए उसने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि उसने किसी दूसरे के डायरेक्शन में या प्रभाव में काम किया है उस रीजन को देखने में, तो आपको उसको चैलेंज करना चाहिए कि ये बिलीफ है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ है, ये असेसिंग ऑफिसर का नहीं है, ये किसी थर्ड पर्सन का है, ऑडिटर सीएजी ऑडिट का है या विंग का है या और किसी का भी है। बिलीफ खुद का होना चाहिए असेसिंग ऑफिसर, मटेरियल के बेस पर होना चाहिए और मटेरियल का और उसका लाइव लिंक होना चाहिए। दूसरा जो बिलीफ है वो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस होना चाहिए। रीजंस हैं वो वर्बल नहीं हो सकते, रीजंस बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए नोट शीट के ऊपर। आजकल शायद हो सकता है ऑनलाइन उसके ऊपर पोर्टल पे रिकॉर्ड करते होंगे, उससे पहले नोट शीट के ऊपर लिखे हुए होने चाहिए, अब तो पोर्टल वाले मिलेंगे। रीजन रिकॉर्डेड होने चाहिए और उसमें बाद में कोई ऑल्ट्रेशन डिलीशन नहीं किया जा सकता। कभी भी बाद में डिबेट होती है कि रीजंस थे या नहीं थे, तो वो बिल्कुल 148 इश्यू
रीजंस रिकॉर्ड करते टाइम का देखा जाएगा कि जो मटेरियल था उसी के आधार पर तय होगा बाद में। ये नहीं हो सकता कि देख लो साहब बाद में आपके यहाँ ये मिल गया, इस वजह से ये रीजंस उसी समय के देखे जाएंगे। और क्या क्या ध्यान रखना है ये मैं 6-7 पॉइंट बताता हूँ, अब शेयर कर रहा हूँ आपसे जो कुछ जजमेंट्स में आए। The reasons are required to be read as they were recorded by AO, जो मैं अभी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। No substitution or deletion or addition is permissible, ये वही बात है। AO to disclose and open his mind through recorded reasons. AO अगर उसके अंदर AO ने कोई अपना एस्टिमेशन ले लिया, प्रिजम्पशन ले लिया, तो नहीं आएगा। AO का बिलीफ है वो जो रीजंस रिकॉर्ड किए हैं उन्हीं पे आधारित बनना चाहिए, अदरवाइज वो भी ऑब्जेक्शन होगा। The reasons recorded should be clear and unambiguous and should not suffer from any vagueness. अगर कोई vagueness या ambiguity नजर आए तो हम उसका भी objection raise करेंगे। The reasons recorded should be self-explanatory and should not keep the assessing guessing for the reasons. अगर reasons में ऐसा लग रहा है कि clear cut नहीं है, कुछ guess work नजर आ रहा है, तो उसका भी objection raise करना चाहिए। The reasons must be based on material. वो मटेरियल भी बताएंगे कि उनके पास इंफॉर्मेशन क्या थी। रीजंस प्रोवाइडेड द लिंक बिटवीन कंक्लूजन एंड एविडेंस, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। रीजंस रिकॉर्डेड कैन नॉट बी सप्लीमेंटेड बाय फाइलिंग एन एफिडेविट और मेकिंग एन ओरल सबमिशन। आईटीओ जो असेसिंग ऑफिसर ने जो रिकॉर्ड किए हैं वही रीजन प्रिवेल होंगे। रीजन रिकॉर्ड करने के बाद में एओ नोटिस इश्यू करेगा, नोटिस सर्विस। अब नोटिस सर्विस में ऐसा है कि नोटिस इश्यू 31 जो अब मान लो 30 अप्रैल की रात को 12 बजे तक नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए। अब नोटिस हमको बाद में मिलता है तो कैसे पता चलेगा कि नोटिस 30 अप्रैल 2021 को रात को 12 बजे तक इश्यू हो गया था। तो जो ऑनलाइन नोटिस इश्यू होंगे पोर्टल पे, तो हमें अगले दिन सुबह पहले हमारी पोर्टल को चेक करनी है, जिस दिन भी ये डेडलाइन खत्म हो हमारे एसएससीज की, कि किसी में 148 का नोटिस आया है या नहीं आया है। या अगर कोई रात को 12 बजे कर सकते हैं तो 12 बजे कर लें, अपनी पोर्टल का स्क्रीनशॉट ले लें कि नोटिस आया है या नहीं आया। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है डिपार्टमेंट ने अपनी उस पे पोर्टल पे पुश कर दिया लेकिन एसएससी को डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो वो डिबेटेबल इश्यू है, अभी डिसाइड होगा। अपने यहाँ एक राजस्थान हाईकोर्ट का एक जजमेंट, एक राजस्थान हाईकोर्ट में लिटिगेशन चल रहा है, अमित गुप्ता एचयूएफ वर्सेस आईटीओ वार्ड 6-3, अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ। उसमें कुछ इंटरिम ऑर्डर्स भी पास हो गए। उसमें एसएससी की ये प्ली है, एसएससी है वो इसका आईटी का काफी स्पेशलिस्ट है और वो हिमसेल्फ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसका ये कहना है कि ये 143(2) का नोटिस सर्विस नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ऑनलाइन में 143(2) के नोटिसेज सर्विस हो ही जाएंगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एरा है उसके अंदर तो इश्यूड और सर्विस दोनों साइमल्टेनियसली ही होंगे, तो हम ये मानकर चलेंगे कि इश्यू नहीं हुआ। और अदरवाइज अगर उन्होंने इश्यू कर दिया, अब इश्यू किया या नहीं किया ये कैसे जज होगा? तो इसका पैमाना यह है कि अगर उन्होंने सर्विस के लिए जो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, सपोज उन्होंने पोस्ट ऑफिस में दे दिया या अपनी जो डिलीवरी की कोई उनकी एक बुक होती है डिस्पैच रजिस्टर, उसमें एंट्री हो गई और सीक्वेंशियली एंट्री हो रही है, तो ये प्रिजम्पशन ली जाती है कि उन्होंने नोटिस इश्यू कर दिया। तो ये ऑब्जेक्शन रेज हो सकते हैं कि नोटिस है वो टाइमली इश्यू नहीं हुआ है। नोटिस की टाइम लिमिट हम सबको पता है, मैं ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा कि अगर विद इन 4 ईयर का कोई नोटिस दिया जाएगा, नॉर्मली ये क्या है कि विद इन 6 लास्ट में 6th ईयर में नोटिस देते हैं, लेकिन अब की बार क्या है कि 6th ईयर में भी देंगे, 5th ईयर में भी देंगे, 4th ईयर में भी देंगे और 3rd ईयर में भी देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को 1 साल इनका टाइम बार हो जाएगा। तो जो 4 ईयर तक के नोटिसेज होंगे उनमें जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल जरूरी है, और 5th और 6th ईयर के जो नोटिसेज होंगे उनमें कमिश्नर, प्रिंसिपल सीआईटी या चीफ कमिश्नर की अप्रूवल है वो जरूरी है। अगर वो अप्रूवल नहीं ली गई है तो ये भी एक नोटिस को जो चैलेंज करने का एक ग्राउंड बन जाएगा कि अप्रूवल नहीं ली।
या जो एक्ट में लिखा है उससे किसी सुपीरियर अथॉरिटी के अप्रूवल ले ली तो भी 148 का ग्राउंड बन जाता है। जो एक्ट में लिखा हुआ है उसी अथॉरिटी की अप्रूवल होनी चाहिए, नहीं ली तो भी बन जाएगा। अब मैं आगे केस लो बताऊंगा आपको। अगर अप्रूवल देते टाइम उन्होंने लिख दिया यस सिंपली तो इसको मैकेनिकल अप्रूवल माना जाएगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने गोयन का लाइन स्टोन या ऐसा कुछ जजमेंट है एमपी हाई कोर्ट का, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का, एमपी हाई कोर्ट का अर्जुन सिंह का जजमेंट था और गोयनका का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें यह कहा है कि सिंपली यस आई सेटिस्फाइड भी मैकेनिकल अप्रूवल है, तो इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। हम इस लेवल पे ये नहीं सोचना चाहिए कि एओ मानेगा या नहीं मानेगा, हम जानते हैं एओ तो नहीं मानेगा, हम एओ की गलती निकाल रहे हैं, एओ कैसे मानेगा, लेकिन हमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। आगे जाकर अगर लिटिगेशन आगे बढ़ता है तो हम उस केस में ये हमारे काम आएंगे ऑब्जेक्शन। दूसरा, अगर कोई केस स्क्रूटनी में हुआ है तो और 6 साल का ओपन हो रहा है, 5वीं और 6ठी साल का हो रहा है, तो उसमें जो कंडीशन जरूरी है वो है असेसी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड फुली एंड ट्रूली ऑल मटेरियल फैक्ट्स नेसेसरी फॉर हिज असेसमेंट। यानी अगर असेसी ने 5वें और 6ठे ईयर में कोई स्क्रूटनी हुआ केस दोबारा रीओपन हो रहा है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को यह लिखना पड़ेगा कि असेसी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड फुली एंड ट्रूली ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड नेसेसरी फॉर हिज असेसमेंट फॉर दैट असेसमेंट ईयर। ये असेसी ने कौन सा फैक्ट जो असेसमेंट के लिए नेसेसरी था वो फुली और ट्रूली डिस्क्लोज नहीं किया, ये नहीं लिखेगा तो ये भी एक ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। और लिखा है तो फिर हम ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि नहीं ये गलत लिखा है, हमने ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोजर सारे फैक्ट कर दिए थे। यानी उस दिन हमारे वो काम आएगा जो 143(3) स्क्रूटनी के असेसमेंट पे असेसिंग ऑफिसर ने जो क्यूरी लेटर दिया था और उसका जो हमने रिप्लाई दिया था, वो दोनों काम आएंगे कि ये देखो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी हमने वो सब इन्फॉर्मेशन दे दी। दैट मीन्स disclosed fully and truly all material facts necessary for his assessment, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब और जिस ग्राउंड पे हमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, परमिशन का हो ही गया, वेदर परमिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सीटीसी, अगर 4 साल तक का है तो जॉइंट की एडिशनल की परमिशन, और 5वें या 6ठे असेसमेंट ईयर का ओपन कर रहे हैं, 5वां 6ठा और 7वां भी कहेंगे अभी तो वेदर, तो उसमें पीसीआईटी या चीफ की परमिशन। अगला है वेदर सैंक्शन प्रॉपरली रिकॉर्डेड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसमें जो मैंने आपको जजमेंट बताया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सीआईटी वर्सेस एस गोयनका लाइम एंड केमिकल लिमिटेड 237 टैक्समैन 378 कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड अगर रीओपनिंग हुई है तो वो नोटिस इनवैलिड है। यस आई एम सेटिस्फाइड लिखा है तो भी इनवैलिड है। ये जजमेंट है पायनियर टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी 170 DTR 237 दिल्ली ट्रिब्यूनल का। सिंपली यस लिख दिया तो भी ये नोटिस डिफेक्टिव माना, तो भी ये जो अप्रूवल है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की वो डिफेक्टिव मानी जाएगी। अब आता है जूरिस्डिक्शन का मामला। जो एओ की डेफिनेशन शायद सेक्शन 27 या 27A में जो असेसिंग ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है उसका मतलब है जूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। जूरिस्डिक्शनल हो सकता है, ज्योग्राफिकली जूरिस्डिक्शन हो सकता है, सैलरी के केस में अल्फाबेटिक जूरिस्डिक्शन हो सकता है, और वो जूरिस्डिक्शन उस दिन का देखा जाएगा जिस असेसमेंट ईयर का दे रहे हैं उस दिन का नहीं। जिस असेसमेंट ईयर में नोटिस आज की तारीख में जो नोटिस दिया जा रहा है तो आज उस असेसी का जूरिस्डिक्शन किस असेसिंग ऑफिसर के पास है वो असेसिंग ऑफिसर ही उसको नोटिस दे सकता है, अदरवाइज दूसरे का दिया हुआ नोटिस इनवैलिड माना जाएगा। इसमें अपने राजस्थान हाई कोर्ट का ही जजमेंट है सीआईटी वर्सेस पूनम चंद सुराणा का जजमेंट है। और दूसरा जजमेंट है ट्रिब्यूनल का, ये भी जोधपुर ट्रिब्यूनल का ही जजमेंट है, आईटीओ वर्सेस राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जोधपुर ट्रिब्यूनल का जजमेंट है। वेदर नोटिस इश्यूड टू प्रॉपर पर्सन, नोटिस है वो प्रॉपर पर्सन को आना चाहिए। अगर जो नोटिस है वो किसी दूसरे को दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल डिसीज्ड के केस में है, डिसीज्ड के केस में डिसीज्ड के नाम से नोटिस आ गया तो वो इनवैलिड नोटिस है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी का जजमेंट तो सरकार के फेवर में है,
लेकिन इसमें काफी सारे जजमेंट्स हैं डिसीज्ड वाले, या कई बार मिलते जुलते नाम की वजह से दूसरे को नोटिस दे दिया उन्होंने, कुछ भ्रम हो गया, या कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी सेल की या प्रॉपर्टी परचेज की, तो उसमें डायरेक्टर ने साइन किए और चूंकि प्रॉपर्टी कंपनी ने परचेज की या पार्टनरशिप फर्म ने परचेज की, तो एक्चुअल में जिसको नोटिस आना चाहिए उसी के नाम से नोटिस जारी होना चाहिए। अगर उन्होंने गलती से डायरेक्टर के नाम या पार्टनर के नाम नोटिस दे दिया तो नोटिस इनवैलिड नोटिस माना जाएगा, क्योंकि नोटिस है वो प्रॉपर पर्सन को ही सर्व होना चाहिए। अगर उसके अलावा किसी को नोटिस दे दिया तो वो इनवैलिड नोटिस माना जाएगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं हम। वेदर प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड ओनली ऑन ऑडिट ऑब्जेक्शंस। ऑडिट ऑब्जेक्शंस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जजमेंट्स में अगर उसमें ये लिख दिया कि ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से नोटिस दे रहे हैं, जब तो नोटिस इनवैलिड है, लेकिन वो ऑडिट ऑब्जेक्शन को सिर्फ इन्फॉर्मेशन मानते हुए असेसिंग ऑफिसर अपना माइंड अप्लाई कर लिया तो वो नोटिस है वो वैलिड नोटिस है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि सिर्फ ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से नोटिस आया है या एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ऑडिट ऑब्जेक्शन को सिर्फ मटेरियल या इंफॉर्मेशन मानते हुए एओ ने अपना माइंड अप्लाई किया है। Whether reopening is only on the basis of information provided by other person or other officer, इस पर भी मैं कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। Whether reopening is done just to make an inquiry or verification, कोई भी नोटिस है वो कई बार लिख देते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पजेज ये नोटिस दिया जा रहा है, तो सिंपली वेरिफिकेशन के लिए 148 का नोटिस नहीं दिया जा सकता। क्लियर कट उनको ये लिखना पड़ेगा, आई हैव रीजन टू बिलीव। वेदर रीओपनिंग इज ऑन चेंज ऑफ ओपिनियन, केल्विनेटर ऑफ इंडिया का जजमेंट है जिसमें ओपिनियन चेंज की वजह से 148 नहीं दिया जा सकता। ये खास करके ये जो बोगस कैपिटल और उनके काम की चीज है कि एक बार स्क्रूटनी हो गई तो उसमें दोबारा उसी इश्यू के ऊपर खोलने को हम कहते हैं कि दिस इज चेंज ऑफ ओपिनियन। कोई नया फैक्ट नहीं आया, पुराने ही फैक्ट थे और जिनके ऊपर असेसिंग ऑफिसर डिस्कस कर चुका, तो उसमें आप दोबारा नोटिस देते हैं तो कहते हैं दैट इज चेंज ऑफ ओपिनियन। AIR इंफॉर्मेशन की बेसिस पर नोटिस दे देते हैं तो उसमें भी उसको भी हमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए कि सिंपली AIR के बेस पर नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कैश डिपॉजिट का भी जो जजमेंट है चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल का, जिसमें सिंपली कैश डिपॉजिट को 148 का रीजन नहीं माना है। एक 50C के बेस पर आप 148 कर सकते हो कि 50C की वैल्यू में और नेट कंसिडरेशन की वैल्यू में दोनों में डिफरेंस है। तो कुछ जजमेंट्स हैं, शिव शक्ति बिल्ड होम और अरुण कुमार चौधरी के जजमेंट हैं जो कहते हैं कि 50C की वजह से 148 नहीं हो सकता, वेग रीजन्स पे 148 नहीं हो सकता। और अगर इसमें एक इश्यू आता है कि हमने रीजंस की कॉपी मांगी और रीजंस की हमने आज ITR फाइल की और दूसरे दिन ही असेसिंग ऑफिसर ने 143(2) जारी कर दिया, तो उसमें ये मानते हैं कि हमें रीजंस की कॉपी मांगने के लिए कुछ तो टाइम देंगे, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, एक रीजनेबल टाइम तो देंगे। अगर रीजनेबल टाइम देने से पहले ही उन्होंने 143(2) का नोटिस दे दिया तो इसका मतलब आपने जीके एंड ड्राइव शाफ्ट की आत्मा मार दी, क्योंकि जीके एंड ड्राइव शाफ्ट ये कहता है कि फर्स्ट ITR फाइल करेंगे, सेकंड रीजंस की कॉपी देंगे, तो देंगे वो या तो अपनी मर्जी से दे दें, तो उन्होंने जीके एंड ड्राइव शाफ्ट की पालना कर ली, या एक रीजनेबल टाइम कम से कम 7 दिन का टाइम तो दें, तो 7 दिन का टाइम 10 दिन का टाइम दें रीजंस की कॉपी मांगने के लिए, उसके बाद 143(2) दें। अगर उन्होंने तुरंत 143(2) दे दिया इसका मतलब है उन्होंने जीके एंड ड्राइव शाफ्ट की पालना नहीं की, वो भी आगे काम आ सकता है हमारे, लेकिन ऑब्जेक्शन रेज में तो काम नहीं आएगा। उसके बाद में आता है असेसमेंट लेवल पर एक इश्यू आता है कि कई बार जिस केस में 148 हुआ है वो इश्यू तो एग्जामिन हो गया, उस पे तो AO सेटिस्फाइड हो गया, एडिशन नहीं होता, तो क्या कोई नई बीमारी मिल गई उस पे एडिशन कर सकता है?
तो उस केस में जेट एयरवेज का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, लार्क केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट है, और अपने एक राजस्थान हाई कोर्ट का भी जजमेंट है जो मेरे पास अभी साइटेशन नहीं है, जोधपुर का जजमेंट है। इन तीनों में ये कहा है कि अगर कोई आपने इस्केप्ड इनकम जिसके ग्राउंड पर नोटिस दिया है उसका एडिशन हो गया, तब तो आप दूसरी अदर इनकम का भी एडिशन कर सकते हो। लेकिन अगर जिस ग्राउंड पर 148 का नोटिस दिया है उस ग्राउंड पर एडिशन नहीं होता तो आप एनी अदर इनकम का भी एडिशन नहीं कर सकते हो। ज्यादातर जजमेंट इस फेवर में, क्योंकि जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कैन असेस और रीअसेस सच इनकम। सच इनकम कौन सी? एस्केप्ड इनकम जिसकी ग्राउंड पे 148 दिया है, एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो ये जो एंड वर्ड लगाया है और ऑल्सो वर्ड लगाया है, तो एंड और ऑल्सो का इंटरप्रिटेशन ये किया है कि अगर आपका जिस ग्राउंड पे 148 हुआ है उस पे एडिशन नहीं हुआ तो एंड और ऑल्सो आगे जो है वो इररिलेवेंट हो जाता है, उसके ग्राउंड पर कोई एडिशन नहीं हो सकता। अब एक इश्यू आता है कि क्या 148 के नोटिस का असेसी बेनिफिट ले सकता है? ज्यादातर जजमेंट है कि असेसी बेनिफिट नहीं ले सकता। अब असेसी कैसे बेनिफिट ले सकता है? बहुत बार होता है असेसी का टीडीएस कट गया और एओ ने 148 कर दिया और हमने 44 एडी या एएफ में उसकी रिटर्न फाइल कर दी और रिफंड बन गया, तो क्या रिफंड बन सकता है? तो इसके ऊपर अगर हम बहुत बैलेंस्ड डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें जब, तो यह है कि कोई बात नहीं, असेसी की गलती और सरकार इलीगल रूप से किसी के भी टैक्स नहीं रखती। लेकिन इसके ऊपर कई जजमेंट सरकार के फेवर में है कि अगर असेसी को रिफंड लेना है तो उसको सेक्शन 119(2)(b) में अपनी रिटर्न जो छूट गई, उससे चूक हो गई, उसके लिए असेसी को अप्लाई करना चाहिए। 148 का नोटिस है वो असेसी के बेनिफिट में नहीं काम आ सकता, वो सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए ही है। और अगर असेसमेंट के दौरान कोई रिफंड बन गया तो देना जरूरी नहीं है। और कई बार असेसिंग ऑफिसर ने वही प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी, जब असेसिंग ऑफिसर को लगेगा ये तो रिफंड मांगेगा तो उन्होंने वही प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी। तो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उसने कहा कि नहीं अब प्रोसीडिंग पूरी करो, आपने चालू कर ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं जरूरी नहीं है, ये जो 148 है ये असेसी के बेनिफिट के लिए नहीं है। अब मैंने करीब करीब 148 के जो रिलेवेंट इश्यूज हैं उनको कवर कर लिया। अब मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स की क्वेरी एड्रेस की जाए और जिसमें आप हल्की फुल्की अगर कोई क्वेरीज किसी की ट्रस्ट से रिलेटेड है तो वो भी पूछ सकते हैं। और एक मेरा विजन है कि हमारा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या समस्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट का काम करने में खुद की हेल्थ, खुद का परिवार, खुद की हॉबीज सबको भूल जाते हैं। तो ये एक मेरा मिशन है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज हमारे शौक हैं, किसी का थिएटर का शौक है, किसी का मूवी देखने का शौक है, किसी का सीरीज का शौक है। तो अगर हम ये सोच लें कि हम एक लेवल अचीव कर लेंगे उसके बाद में ये काम कर लेंगे, उसके बाद हम हमारे शौक पूरे करने लायक ही नहीं बचेंगे, तो ये हमें पैरेलली हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ ही करने चाहिए। इनिशियल के जो यंगस्टर्स हैं 3 साल 4 साल 5 साल वाला कह सकता है कि साहब हमें संघर्ष में टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो भी 5 साल से पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया उसको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी हॉबीज, अपनी बुक्स पढ़नी चाहिए, जिस काम में भी उसका इंटरेस्ट है अपने लिए भी कुछ जीना चाहिए। क्योंकि ये जो सफलता होती है वो सफलता अपने आप में कोई मंजिल नहीं होती, मंजिल है हमारी हैप्पीनेस, मंजिल है हमारा सेटिस्फेक्शन। और अगर हमें उस पैसे से हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो वो कोई काम का नहीं है। और कभी हम ये सोचें कि पहले पैसा मिल जाएगा फिर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इट इज ए टू वे ट्रैफिक, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो मेरा एक मिशन है ये, प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। और फीस चार्ज के मामले में मेरा ये है कि जो शुरुआत में 5 साल तक के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो संघर्ष में रहते हैं, उनके लिए उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है।
लेकिन जो 5 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो कम फीस पे काम करते हैं, वो बहुत ही गलत है। उनको अपना एबीसी एनालिसिस करना चाहिए, उनको ज्यादा फीस वाला काम करना चाहिए, अपनी फीस बढ़ानी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कम काम करके आपकी फीस ज्यादा हो जाएगी, और जो काम आपसे अगर 10% 5% काम चला जाएगा तो वो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, तो हमारे यंगर्स प्रोफेशनल्स को भी फायदा हो जाएगा, और हमें हमारा जो स्किल हमने आज तक अर्जिन की है उसका बेनिफिट लेना चाहिए, न कि हम उसी लेवल पर जब 5 साल तक हम काम करके पैसा कमाते थे, उसकी बजाय अब हमारे पास जो स्किल आई है, जो एक्सपीरियंस आया है, उससे हमें क्वालिटी वर्क करके और क्वालिटी फीस चार्ज करनी चाहिए। एबीसी एनालिसिस जो हम पोस्टिंग में पढ़ते आए हैं, उस एबीसी एनालिसिस को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, और हमारी अच्छी नेटवर्किंग करनी चाहिए, या तो विद इन फर्म में हमारे पास 4-5 पार्टनर हो, एक्सपर्टाइज करें, क्योंकि आजकल टाइम इतना डायनेमिक हो गया, कंपनी लोगों को शाम को छोड़कर सोते हैं कुछ ही है, अगले दिन रात को नोटिफिकेशन आ जाते हैं। जीएसटी लोग पूरा नोटिफिकेशन बेस्ड हो गया, इनकम टैक्स भी अब ग्रेजुअली नोटिफिकेशन बेस्ड हो जाएगा। तो इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस आ गए, एक आदमी हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो या तो अपने विद इन ऑफिस में एक्सपर्ट्स की एक एक टीम बनाएं, या आपस में नेटवर्किंग करें कि जीएसटी का काम ये मेरा साथी कर रहा है, और एक दूसरे के ऊपर हम विश्वास करें, क्योंकि बुद्धिजीवियों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा होती है। एक अर्थशास्त्री ने कहा था, जहाँ 6 अर्थशास्त्री बैठते हैं वहां 7 ओपिनियन आती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ओवर इंटेलिजेंट हैं, एक इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, तो उसके अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा होती है। आपस में नेटवर्किंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेटवर्किंग की नई गाइडलाइंस आ गई हैं, स्टेसी भाई साहब या कोई उसके ऊपर भी कोई वेबिनार वगैरह करवाना चाहिए। एक छोटी सी सेक्शन और है जिसकी मैं बात करूंगा, शायद 270AA है या कौन सी है, मैं देख रहा हूँ, जो चूक हो गई बहुत सारे लोगों से। मैंने सतीश जी भाई साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि उसके लिए डेट एक्सटेंड करवाना चाहिए। अभी हमारी जो स्क्रूटनी के केसेस खत्म हो रहे हैं, उनमें कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कम डिमांड है और हम अपील में नहीं जा रहे, तो उनके लिए पेनल्टी से इम्यूनिटी का सरकार ने प्रावधान किया है। सेक्शन है 270AA, बहुत सिंपल सेक्शन है। वो जो अपील में नहीं जा रहे हैं जिस केस में, और छोटा मोटा एडिशन हुआ है, उनको 270AA सेक्शन है, बहुत ही काम की सेक्शन है, उनको पेनल्टी से इम्यूनिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, और वो बाय डिफॉल्ट असेसिंग ऑफिसर को इम्यूनिटी देनी पड़ेगी। मेरे पास काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फोन आए, रोहित भाई का भी आया कि पेनल्टीज के रिप्लाई, तो जिनमें बहुत सारे केसेस में ऐसा था तो वो पेनल्टी हमारी 270AA में इम्यून थी, लेकिन हमारी वो बस मिस हो गई, तो इसलिए सोकॉज नोटिस का जवाब देना पड़ रहा है। तो उस सेक्शन का जरूर से हम सब बेनिफिट उठाएं। अब मैं राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि जो मेंबर्स की जो क्वेरी हो वो क्वेरीज 1 बाय 1 करके ले लें। मेरी ये इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हैं वो एड्रेस करूं। धन्यवाद पुनिया साहब, बहुत ही सारगर्भित और सरल भाषा में आपने 148 का जवाब कैसे दें का विस्तृत प्रोसेस समझाया। क्वेश्चन आया है अतुल कुमार जी मानसिंगा से। अब क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं मेंबर से भी निवेदन करूंगा कि अपनी क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालें। अतुल जी तो जयपुर से हैं। हाँ, अतुल कुमार जी जयपुर से होंगे, बराबर जयपुर से ही हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने का राइट चित्तौड़ वालों का सबसे पहले है। नहीं सर, क्वेश्चन उनका आया है तो मैं बता रहा हूँ आपको। वेदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन बी चेंज्ड एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 148। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब हमें हमारे एविडेंसेस होने चाहिए, इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले हमें रिप्लाई तैयार करना है, उसके बाद में आईटीआर फाइल करनी है। स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने चाहिए, हैंकी पैंकी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं। कई बार ओरिजिनल रिटर्न भरते टाइम किसी नीम हकीम ने भर दी, कंसिडर नहीं किए, फैक्ट्स लाइटली ले लिया, तो 148 में आईटीआर फाइलिंग की अपॉर्चुनिटी इसीलिए हमको दोबारा मिलती है। अदरवाइज तो वो सीधा ही कह देंगे कि आपने ये स्टेटमेंट किया है और इसके ऊपर ये टैक्स दो।
अपॉर्चुनिटी ही इसलिए मिलती है। इवन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही नहीं, इवन 54 का बेनिफिट, 54B का बेनिफिट, 54F का बेनिफिट भी अगर कोई हमसे स्किप हो गया तो वो बेनिफिट भी ITR में हम ले सकते हैं। कई बार होता है चैप्टर 6A के बेनिफिट लेने छूट जाते हैं, हम उस समय सोचते हैं कि हमारी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो हम क्यों बेनिफिट लें, बच्चों की फीस का बेनिफिट नहीं लिया, तो उस समय हमें जो सारे बेनिफिट लेने हैं। इसीलिए मैंने ये कहा है कि आपको तो ये मान लें कि हमारी स्क्रूटनी हो रही है और रिप्लाई पहले तैयार करना है। सर एक क्वेश्चन आया 139(1) में तो ऑडिटेड रिटर्न लगा, लेकिन 148 में 44 AD के तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? क्या क्वेश्चन मेरे को एक बार दोबारा बताएं। ओरिजिनल रिटर्न तो ऑडिटेड रिटर्न फाइल हुआ था किसी ठीक है। फर्म का, लेकिन ठीक है। 148 में 44 AD के तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिटर्न में भी मूल रिटर्न में कोई परिवर्तन न हो हाँ तो हाँ 148 में पुनः वही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जबकि अपने को रीजंस टू बिलीव कोई पता नहीं है। करनी पड़ेगी, और कोई अपने पास चारा ही नहीं है। लेकिन हम उससे पहले उसका बैंक स्टेटमेंट मंगवा कर देखें और उसको ढंग से ग्रिल करवा लें। कम से कम बैंक स्टेटमेंट तो जरूर मंगवा लें, उनसे कहें जितने भी बैंक स्टेटमेंट हैं वो सारे बैंक स्टेटमेंट दें और उसके 26 एस निकाल कर दें। जितना हम एज फार एज पॉसिबल उसको एग्जामिन कर सकते हैं हमारे एंड पर, उतना हम एग्जामिन करें। फिर भी अगर हमको कोई क्लू नहीं मिलता तो सेम रिटर्न ही रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज तो हमें वो 148 के जो रीजंस रिकॉर्ड किए हैं वो देंगे नहीं। रघुवीर सर। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। अब 148 में अपन रिटर्न डाल दें और मैं मेरी जो इनकम एस्केप रह गई थी वो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, एग्जैक्ट वही जो ITO ने पकड़ी हुई है वो इनकम डिक्लेयर करके टैक्स पे कर देता हूँ, इंटरेस्ट पे कर देता हूँ, तो क्या पेनल्टी नहीं लगेगी मेरे पे फिर? राकेश जी स्वागत है। राकेश जी भी जयपुर से ही है। राकेश जी काबरा का क्वेश्चन है। पेनल्टी बिल्कुल लगेगी, लेकिन ये राकेश जी काबरा मेरे भाई हैं और ये जयपुर में अतिक्रमण कर रहे हैं, बिल्कुल लगेगी काबरा जी। आपको अपील में टूट सकती है लेकिन पेनल्टी लगेगी, एओ से आप नहीं बच सकते। ओके सर। सर क्वेश्चन आया है RN महरवाल, ये बड़े भाई साहब हैं हमारे RN महरवाल जी, बराबर। जीके एंड फिलोसोफर सब कुछ है ये। अच्छा सर। जीके एंड डाइवर्स सेप्ट was not followed fully by AO. Can CIT appeal remove the default being having देखो जीके एंड ड्राइव सॉफ्ट वगैरह का बेनिफिट प्रैक्टिकल ये है कि जो आदमी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अन्न जल खाता है ना, वो आपको जीके एंड ड्राइव सॉफ्ट का बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि कमिश्नर अपील को भी जो तनख्वाह है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही मिलती है। उसका माइंडसेट मोर और लेस रेवेन्यू के फेवर में ही रहता है, तो वो अपने ITOs असेसिंग ऑफिसर्स की गलतियों के बेनिफिट नॉर्मली नहीं देते हैं, प्रैक्टिस में यही है। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल से अबो का ही प्लेटफॉर्म है, और हमें AO के लेवल पर तो मेरिट के बेस पर ही लड़ना चाहिए। दूसरी बात, टेक्निकल और लीगल ग्राउंड के ऊपर वहीं ज्यादा जोर देना होता है जहां पर हमारा क्लाइंट लिटिगेशन की कॉस्ट झेल सकता है। हर क्लाइंट की हिम्मत नहीं होती कि वो ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट को झेल जाए, और लीगल ग्राउंड की रिलीफ वही मिलती है जहां हमारा दांव पर स्टेक ज्यादा हो, और क्योंकि डाइवर्जन व्यूज रहता है कोर्ट्स का। इवन एक आध केस में तो एक जजमेंट है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, किसी फाइनेंस कंपनी का जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया इसको, जीके एंड ड्राइव सॉफ्ट को। ये क्या नाम, जस्टिस AM खानविलकर ने एक जजमेंट लिखा
जिसमें उन्होंने कह दिया जीके एंड ड्राइव शाफ्ट को फॉलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, दोबारा से रिमांड कर देते हैं, अब कर लेंगे जीके एंड ड्राइव शाफ्ट। हालांकि वो जजमेंट प्रिवेल नहीं करता, जीके एंड ड्राइव शाफ्ट ही प्रिवेल करता है, क्योंकि जीके एंड ड्राइव शाफ्ट को उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। सर एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है चित्तौड़गढ़ के, वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ चित्तौड़गढ़ प्रैक्टिसिंग, राजेंद्र कुमार जी नियाती, आर के नियाती साहब का, उनका क्वेश्चन है डेल्ट इश्यू रिफंड बट एडजस्टेड अगेंस्ट डिमांड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ रिफंड नॉट डिक्लेयर इन रिटर्न, कैन 148 इश्यू वैलिडिटी इफ ऑलरेडी असेस्ड इन स्क्रूटनी? रिफंड केस पे वो नहीं, कौन से साल में? अगर ये विद इन 4 ईयर है जब तो हो सकता है, और अगर आफ्टर 4 ईयर है तो उसमें आएगा कि ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोजर। अगर स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हुआ है जब तो बिल्कुल हो सकता है, और स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया तो फिर हमें डिबेट में जाना पड़ेगा कि हमने ट्रूली एंड फुल्ली मटेरियल, ऑल मटेरियल डिस्क्लोज कर दिया और आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप स्क्रूटनी का केस बता रहे हो तो, लेकिन स्क्रूटनी के बाद में विद इन 4 ईयर 148 तो हो सकता है। लास्ट वाले 2 सालों में हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील के ऊपर तो ये सब चीजें बेमानी हैं। मैं ये जो लीगल जो बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी बातें ट्रिब्यूनल लेवल पर रिलीफ मिलती है। मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा है नहीं। एक डेड पर्सन के ग्राउंड में तो सीआईटी अपील ने रिलीफ दी है, बाकी सीआईटी अपील्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है लीगल ग्राउंड पे रिलीफ मिलने का। बाकी जो इतने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है इनके पास भी अपने कुछ एक्सपीरियंस होंगे, तो मैं चाहूंगा इनके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो ये भी शेयर कर सकते हैं। बराबर सर। सर मोहन पारासर जी का एक क्वेश्चन है, कैन 148 be issue to region loss claimed in original return? रिटर्न 148 be issue to reassess loss claimed in original return? नहीं, अगर ओरिजिनल रिटर्न में हमने लॉस है तो उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, सपोज ओरिजिनल रिटर्न में 5 लाख का लॉस क्लेम किया है और अब अगर कोई डेप्रिसिएशन गलत चार्ज कर लिया हमने या कोई खर्चा बोगस क्लेम कर लिया तो वो उसके बेस पर 148 कर सकते हैं और उसमें हमारा जो लॉस असेस हो गया 5 लाख का, उस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। वो रीअसेस होगा लॉस भी, इवन अगर डेप्रिसिएशन अगर गलत अलाउ हो गया तो उस डेप्रिसिएशन को भी रीअसेस कर सकते हैं। और एनी क्वेश्चंस? पुणे साहब नमस्कार, रोहित चौधरी सीए बोल रहा हूँ मैं साहब। हाँ रोहित जी नमस्ते। नमस्ते वैसे नमस्ते, प्रणाम आपको, कैसे हो? झुंझुनू के लोगों ने बिहार में, बंगाल में, आसाम में और इवन लक्ष्मी निवास मित्तल जैसों ने लंदन तक में, पूरे फ्रांस में स्टील मार्केट पे कब्जा कर लिया। जी जी। और ये रोहित जी झुंझुनू से हैं, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर रोहित चौधरी, पीएचडी भी हैं ये, तो पॉलिटिशियन भी है। अच्छा हाँ रोहित जी, थैंक यू। मैं जानना चाह रहा था भाई साहब, जैसे आपने बताया कि वी हैव टू फाइल द रिटर्न अगेंस्ट 148 एंड आफ्टर देन वी हैव टू टेक द कॉपी ऑफ रीजन रिकॉर्डेड बाय एओ। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट ये था, बिफोर फाइलिंग अपन ले सकते हैं क्या? लेना चाहिए अपने को, क्योंकि रिटर्न जब अपन फाइल कर देंगे तो उस फैक्ट्स को अपन शामिल करना चाह रहे हैं। लेना तो चाहिए रोहित जी, लेकिन देते नहीं है। आप मांग के देख लो, अगर देते हो तो कोई नया जजमेंट आ जाए तो दे देंगे, अभी तक तो नहीं देते क्योंकि एक्ट में कोई प्रावधान है नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जीके एंड ड्राइव शाफ्ट का, उसने ये कह दिया कि उससे पहले राइवल व्यूज दे, उसमें ये कह दिया कि फर्स्ट यू हैव टू फाइल रिटर्न एंड देन असेसिंग ऑफिसर हैव टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ रीजन रिकॉर्डेड। मेरा इस पे रिक्वेस्ट ये था कि अब तो फेसलेस हो गया, बिफोर फेसलेस जो अपन जब भी रीजन रिकॉर्ड की कॉपी मांगते थे तो एओ देता था और उसके अकॉर्डिंग अपने रिटर्न भी फाइल करा है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ओरिजिनल रिटर्न जो अपनी फाइल की हुई थी अपन उसमें लिखते थे कि व्हाट एवर वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड उसको कंसीडर करें, लेकिन अब चूंकि फेसलेस हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो उसमें चाहे सेम रिटर्न हो अपने को फाइल करना ही होता है। भाई साहब आपकी झुंझुनू में चलती थी इसलिए आपको मिल जाता था, हर सीए को आम सीए को नहीं मिलता। आप आम सीए की बात हाथ पी लो। दूसरा मैं ये कह रहा था,
एक खर्चा हो गया मेरी पार्टनरशिप फर्म थी एंड समय का चक्कर है चलते हुए करके ढूंढे काम हुआ। पार्टनरशिप फर्म थी वो 31 मार्च 2015 को बंद हो गई। हाँ और गलती से बैंक वालों ने क्या किया कि जो नया प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो अकाउंट था उसमें भूलवश से क्लरिकल मिस्टेक मान लो या जो भी, उसमें पेन नंबर पुराने वाली फर्म का यूज कर लिया। हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग उसमें कैश डिपॉजिट आ गई। हाँ हाँ चूंकि अब 148 आ गया पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें चूंकि फर्म तो अपन ऑलरेडी क्लोज कर चुके, तो हाँ हाँ तो फर्म बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, तो उसकी रिटर्न तो भर नहीं सकते। अब विंडो पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें अपन ये सबमिशन दे सके कि वी हैव ऑलरेडी क्लोज द सेम फर्म, और जो भी सारा बैंक ऐसा है जो भी उसके असेट्स थी, लायबिलिटी थी, जो वर्किंग थी, वो सेम नेचर में अपने प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम में ले रहे हैं। हाँ समझ गया मैं डॉक्टर साहब। इसमें देखो आपको नोटिस को चैलेंज करना चाहिए, बड़ा मामला है, आपका क्लाइंट लिटिगेशन की कॉस्ट बियर कर सकता है, तो आपको सीधे हाई कोर्ट में रिट में भी जा सकते हो वहां पे कि अच्छा। और मारुति का जजमेंट है इसमें, जिसमें मर्जर अमलगामेटेड जो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं है उस एंटिटी को आप नोटिस देते हो तो प्रॉपर पर्सन को नोटिस नहीं माना जाएगा। हालांकि जी। रॉबर्ट की एक कंपनी थी स्काईलाइट, स्काईलाइट के नाम से, जो उसमें तो रेवेन्यू के फेवर में जजमेंट दे दिया, लेकिन उसके बाद का जजमेंट है मारुति का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। और काफी सारे जजमेंट में यह है कि नोटिस है वो प्रॉपर पर्सन को ही मिलना चाहिए। तो जी, जी। प्रॉपर पर्सन आपके केस में प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप नहीं है, तो जी, जी। आपको फाइट करना चाहिए अगर बड़ा मैटर है। और हाँ, मैटर दूसरा जो पार्टनरशिप फर्म की आप डिजोल्व की बात कर रहे हो, तो मेरी समझ में किसी सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स में कि आपको पार्टनरशिप डिजोल्व की इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो इश्यू नहीं, भी आएगा। वो प्रॉपर दी हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 7 हाँ, अप्रैल 2015 प्रॉपर को। दी हुई, अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर दी हुई है रोहित भाई, तो आप हाई कोर्ट में जाना चाहिए आपको, और आपको ये क्वेस हो जाएगी प्रोसीडिंग्स अगर आपने पूरी कंप्लायंस कर रखी। हाँ, नहीं, करी भी है वो ऑफलाइन जो है ना अपनी, उसकी इंटीमेशन दी हुई है, उसके बाद अपने रिसीट है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने उसका पूरा प्रोसीजर है, तो 100% ये नोटिस फेस हो जाएगा हाई कोर्ट। और उसमें जो कैश डिपॉजिट है वो बाकायदा अपन ने जो वो तो प्रोप्राइटरशिप आपने है, इंडिविजुअल की रिटर्न में कंसीडर कर ली, और अगर टाइम होगा तो वो 148 कर देंगे, अगर नहीं भी की है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक्स की चोरी का सजा वाई को थोड़ी दे सकते हैं। डेफिनेटली। तो मैं उसमें ये चाह रहा था कि जैसे इनकम टैक्स में भी ऐसा कोई प्रोविजन हो, क्योंकि विंडो जो मैंने देखा है आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगेंस्ट 148 तभी उसमें विंडो ओपन होगी, सो दैट वी कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। अभी विंडो नजर नहीं आ रही उसमें। भाई साहब नहीं मिल रहा तो आप इसको तो ऑफलाइन दे दो, रजिस्टर्ड डाक से दे दो, आस में दे दो, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो करनी ही पड़ेगी अपने को। हाँ, नहीं, मेरी एओ से ही बात हुई जो फर्म हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान की खूबी है विविधता में एकता। और अब जो सॉफ्टवेयर बनते हैं तो उसमें सारी चीजें कंसिडर नहीं होती, और ये डेवलपिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे ही होगा। जीएसटी में देख रहे हैं हम। और नहीं, इसमें सब लोग विद इन 30 डेज अपन इसकी कंप्लायंस नहीं करा पाते हैं। मैंने रीजनिंग कोड की कॉपी तो लगाई है डिपार्टमेंट में, तो इसमें असेसी का तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। लिख दो, असेसिंग ऑफिसर को लिख दो, और एक कॉपी आप पीसीआईटी वगैरह को दे दो, मेल वेल डाल दो, जिसमें ये कहो कि टाइम एक्सटेंड किया जाए, एक्सटेंशन मांग लो आप। जी 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 भाई साहब, जी भाई साहब। हाँ वैसे बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा आज आपका, और चूंकि लॉकडाउन था उसका भी बेनिफिट मिला, बहुत सीखने को मिला, और काफी। जी 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 भाई साहब। सर क्वेश्चन है, फेसलेस प्रोसीडिंग विल स्टार्ट आफ्टर डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन। तो अब ये हमारे साथी हमारे जो मेंटर हैं आर एन मेहरवाल साहब की है, तो ये तो इनकी एडवाइस है, तो अब एडवाइस मान लेते हैं अपन। लेकिन फिर भी जो जब दांत गिर जाते हैं ना किसी आदमी के, तो उसमें दम था, तो अपने को ऑब्जेक्शन अगर मैनुअल देना होगा तो मैनुअल दे देंगे, और मुझे लगता है सरकार उसको भी फेसलेस करेगी। आज की बात नहीं है, ये जो अप्रैल मई तक फेसलेस कर देगी, और नहीं कर देगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो। अब असेसिंग ऑफिसर के दांत तो रहे नहीं,
बराबर। क्योंकि उसको सर्वे का पावर भी खत्म कर दिया और स्क्रूटनी का पावर भी खत्म कर दिया। और फिर भी अगर आपको डर लगता है तो मत दो जवाब, मत करो ऑब्जेक्शन रेज। भाई मैंने तो ये कहा है कि अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम थी, तभी तो फेसलेस करना पड़ा। कुछ ना कुछ तो डिपार्टमेंट की ओर से थ्रेट और टेरर था। तो वो अगर अभी भी आप मानते हो कि फेसलेस नहीं है तो टेरर है, तो ये तो इंडिविजुअल आदमी अपना डर दूर कर सकता है, कोई दूसरा किसी का भी डर दूर नहीं कर सकता। पहले भी ऑब्जेक्शन रेज करते थे जब पूरा असेसमेंट प्रोसीडिंग को करते थे, ये तो खुद का कवरेज है। और अपना इश्यू है वो प्रोसीजरल इश्यू कि कैसे कैसे हैंडल करना है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जवाब है वो ठप्पा लगवा के लाना है या फेसलेस देना है। हाँ सर, और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी हो तो मेंबर्स से निवेदन है कि कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट भी अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने कर रखा है। अगर कोई ट्रस्ट के रिन्यूअल पर अगर किसी की क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं, हमारा खास पसंदीदा सब्जेक्ट है, वो भी इस टाइम हॉट है। बराबर, बर्निंग इश्यू है अभी वाकई। क्योंकि 100% ट्रस्ट जो 1280 में रजिस्टर्ड है उनको अपना रिन्यूअल लेना पड़ेगा। और चूंकि ट्रस्ट है वो नेग्लेक्टेड एरिया है, क्योंकि हम ट्रस्ट ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑब्लिगेटरी काम करते हैं ट्रस्ट का, और उसमें कोई हमारा रेवेन्यू तो आती नहीं है, एक CSR ही करते हैं हम सोसाइटी की। तो 1280 के लिए फॉर्म 10A सबका अप्लाई करना है, तो मैं चाहता हूँ वो टाइमली अप्लाई कर दें, जिससे हमारी जब ITR फाइल करना दूसरे ऑब्लिगेशन आए। ये अभी एक स्लैक सीजन होता है, जब टैक्स ऑडिट, जब बैंक ऑडिट खत्म हो जाती है, उसके बाद में एक टाइम बचता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, थोड़ा एक कंफर्ट जोन आता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस कंफर्ट जोन में सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने सारे ट्रस्ट का जो रिन्यूअल डालना है वो रिन्यूअल डाल दें। कि अब जो फॉर्म है वो 10A कर दिया है, और 80G का रिन्यूअल हो, 10A का रिन्यूअल हो, और उसको डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपलोड करना है। बाकी हालांकि मेरा एक मैंने 17 मिनट का वीडियो बनाकर जिसमें कंप्लीट प्रोसीजर है वो मेरे यूट्यूब के चैनल पे शेयर किया है, तो अगर कोई देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर को उसमें कवर कर लिया। और अगर और कोई क्वेरी नहीं बची तो चाहे अपन इसको बराबर, कोई क्वेरी नहीं हो तो कंप्लीट कर लें, या और चलानी है? 2 घंटे पूरे करने हैं? नहीं नहीं ऐसा भी कोई इशू नहीं है। नहीं, अगर CCM साहब बैठे हैं, अगर अपन 2 घंटे पूरे नहीं करेंगे तो डांट पड़ जाएगी। तो फिर और आप ऐसा कुछ भी नहीं है सर। टॉपिक पे ट्रस्ट का कोई इश्यू हो या और कोई इश्यू हो तो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मेरा वेबिनार में ये रहता है कि मैं कम बोलूं और मेंबर्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि मेंबर है वो स्पीकर की विद्वता को जानने के लिए नहीं आता। मेंबर है उसके अपने इश्यूज होते हैं, वो उन पे डिस्कस करने के लिए आता है। सर अतीत शाह का क्वेश्चन आया है, सर वी हैव अप्लाइड फॉर लोअर रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट, ऑफिसर आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अतीत जी शाह, देखिए ऑफिसर तो ये एग्जामिन करेगा कि आपका जो इनकम है उसके ऊपर लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट क्यों दूं, तो वो उसको सेटिस्फाई करना है। आप अगर और 30 जून तक तो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड हैं 12A का, और अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, आप उनको कन्विंस करें, समझाएं। और अगर भी नहीं देते तो जो लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट जो 197 में हम लेते हैं वो अदरवाइज अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, उसके खिलाफ रिट लग सकती है। पहले तो डिपार्टमेंट कहता था कि उसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन अभी कुछ केसेस में रिट एक्सेप्ट हुई है, और रिट एक्सेप्ट कर सकती है कोई बड़ा मैटर हो। सर इसमें ऐसा ही, हाँ सर इसमें ऐसा ही हुआ, हमने रिप्लाई दिया कि अभी तो हमारे पास टाइम है 30 जून तक का, तो उन्होंने एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी। तो सर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, क्या कमिश्नर लेवल का था या एडिशनल कमिश्नर की पावर में था? नहीं, ऑफिसर के पावर में ही था, TDS ऑफिसर के पावर में, बोर्ड ऑफिसर। कहाँ का मैटर था? कहाँ? सूरत से बोल रहा हूँ सर मैं।
अच्छा, सूरत से बोल रहे हो यार? या सूरत से बोल रहे हो तो आपको तो सीधी हॉटलाइन पर बात होनी चाहिए। अमित शाह, मोदी जी, सब कुछ सूरत से जोड़ में होता है। हमारी प्रॉब्लम है वो भी आपको एड्रेस करवानी चाहिए। सर खाली नाम के गुजरात के है। तो सर इसमें ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं क्या? डाल दो ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस कोई सोल्व नहीं होगी, वो उसका पावर है, उसने यूज कर लिया। अब आपको उसके लिए रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक हो सकता है, या दोबारा डाल लो, मिल लो पर्सनली, उनको समझा दो। आपने समझाया नहीं होगा, पर्सनली नहीं मिले होंगे। ठीक है सर, पर्सनली नहीं मिले यही लग रहा है। बस तो पर्सनली ठीक। जब तक फेसलेस नहीं किया, जब तक तो आपको पर्सनली मिलना ही पड़ेगा कन्विंस करने के लिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर 139 वन में रिटर्न भरा, 139 में रिटर्न भरा। ठीक है, उसमें रिटर्न भरने में जो हेड होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं भर के, इनकम फ्रॉम सर्विसेज में नहीं भर के, अदर इनकम में भर दिया। ठीक है, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम कॉन्ट्रैक्ट का था, ठीक है। उस कारण से 148 दिया जा सकता है क्या? ये आप क्यों टेंशन करते हो किसका 148 दिया जा सकता है? ये तो असेसिंग ऑफिसर तय करेगा, और उसको दो चीजें लिखनी नहीं, है। उसका 148 मिला है एक सर। तो रीजन लिखना है, और एक ये उसको अपना बिलीफ रिकॉर्ड करना है, ये उसका काम है। और अपने को उसके काम में गलतियां निकालनी है कि उसने साहब रीजन गलत थे उसके, या उसका बिलीफ गलत था। अपने को तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसके सू में पाम थोड़ा ही देना है अपने को। नहीं बराबर है वो तो, लेकिन उसकी रिसिप्ट वही है जो अदर इनकम में जो रिसिप्ट की थी, वही रिसिप्ट आ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या रिसिप्ट। पहले तो आदि हम टाइम आ गया क्या नोटिस? हाँ, या आप 148 का नोटिस आ गया 1 अप्रैल को। आ गया तो आप उसका ऑब्जेक्शन रेज करो स्ट्रॉन्ग से। पहले आईटीआर फाइल कर दो आप, ठीक है, और आईटीआर फाइल करके आप ऑब्जेक्शन रेज करो स्ट्रॉन्ग सा ठीक है। कि मेरी ये रेगुलर बिजनेस नहीं है, इसलिए मैंने बिजनेस में नहीं दिखाई, अदर सोर्सेज में दिखा दी। और अगर हेड भी डिफरेंस हुआ है तो बट इससे एस्केपमेंट नहीं हुआ। बराबर। ये ऑल्टरनेटिवली आप ये लिखो उसमें, फर्स्ट तो ये लिखो कि मैंने पूरी डिस्क्लोज कर दी इनकम, एस्केपमेंट है नहीं। दूसरा ये लिखो कि मान लो एक बार एओ की बात से भी सहमत हो जाएं कि ये बिजनेस इनकम थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? स्केप्ड इनकम तो नहीं हुई ना, टोटल इनकम का तो पार्ट बन गई वो, और उस पर टैक्स पे कर दिया जो भी टैक्स बनता था। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज करो। ये ऐसे केस में मैं मानता हूं कि हो सकता है ये ड्रॉप हो जाए आपका केस। जो मैं कह रहा था कि नॉर्मली ऑब्जेक्शंस के ऊपर एओ नोटिस ड्रॉप नहीं करता, ये ड्रॉप होने लायक केस है अगर आप स्ट्रांगली रिप्लाई करोगे। ठीक है सर। एनी क्वेश्चन? सर मेरे ख्याल से हो गया है, अब अपन इसको कंक्लूड कर सकते हैं। मैं आज जो भी पार्टिसिपेंट आए इस वेबिनार में, उन सबका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आईसीआई चित्तौड़गढ़ ब्रांच का प्रयास रहेगा कि इस कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा वेबिनार आयोजित कर अपने सदस्यों को लाभान्वित करें। सदस्यों से भी पुनः निवेदन रहेगा कि जो भी वेबिनार आयोजित हो उसमें आप अपना अमूल्य समय निकाल कर ज्ञानार्जन का लाभ लेवें। एवं विशेष रूप से निवेदन है कि जिन्होंने भी कोरोना में वैक्सीन नहीं लगाई हो और अपने परिवार में 45 वर्ष से उम्र के अपने पेरेंट्स हो या स्वयं खुद हो, अपने भाई भाभी वगैरह कोई भी परिवार में 45 ईयर से एबो हो, उनको वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोरोना का पूरा एहतियात रखा है और अपनी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। घर से बाहर जरूरत होने पर ही जाएं, ऐसा आप सबसे विशेष निवेदन है। इसी के साथ मैं आदरणीय पुनिया साहब का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करवाया। मैं उनसे अनुरोध रहेगा कि चित्तौड़ जब भी स्थितियां सामान्य होती है, चित्तौड़ में एक प्रैक्टिकल सेमिनार का आयोजन रखेंगे और चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण के लिए आप पधारेंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया।
धन्यवाद राकेश जी। चित्तौड़ में एक मनीष साजेड़ मेरे दोस्त भी हैं। जब हम आर्टिकलशिप कर रहे थे तो मनीष साजेड़ जयपुर में रहते थे, आजकल कहाँ है पता नहीं। इनानी बराबर मार्ग सर, यही है चित्तौड़ी है और सेमी प्रैक्टिस में है, कहीं सर्विस भी ज्वाइन कर रखा उन्होंने, इनानी ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है और अच्छा, बाकी सेमी प्रैक्टिस में है। आज शायद ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, मेरा भी संपर्क नहीं हो पाया था प्रोजेक्ट में। अच्छे, मेरे भी अच्छे मित्र हैं सर। बिल्कुल नमस्ते बोलना मेरी भी। बराबर सर। और चित्तौड़गढ़ अवश्य बता रहे सर, जब भी प्रोग्राम बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल सर। थैंक यू। Alaikum salam.